So hey guys, welcome back to my channel HK Official, and yes, I'm there with you with the last unit of AI, that is planning. Okay, so I hope आप लोगों के सारे एग्जाम्स अच्छे जा रहे होंगे. Now here we are in the middle of our exam, so I wish all of you all the best for the remaining 2 exams, and definitely AI का part यहाँ पर इस वीडियो के साथ आपका खत्म हो जाएगा very hopefully. And yes, we will try our best to cover all of the things, and definitely ये वीडियो एक स्पेशल वीडियो होगा. Why? Because इसके अंदर सी मैंने अभी तक आई हैव एनालिस्ट सी सम ऑफ दीज PYQs. सी यहाँ पर आपका मई जून का है, नवंबर दिसंबर 2025, देन 2024 के सारे, देन 2023 के सारे, देन 2022 के सारे. ओके, सो ये सब कंसीडर करने के बाद ही मैंने ये नोट्स से जो है ना अपनी प्रिपरेशन करी है. सो डेफिनेटली आपको सारी चीजें मैं बताऊंगी कि भाई ये अगर कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट कितनी बार PYQs में आ चुका है एंड किस फॉर्मेट में आ चुका है. ठीक है, तो यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ आपको अब इस टॉपिक को कितना सीरियसली लेना है एंड हाँ कौन से क्वेश्चंस आपके इसमें से बन रहे हैं. ठीक है, सो I hope this will be the best way to study the last unit of AI, and definitely we'll do the same. Okay, तो चलिए without wasting our time we'll start. लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं, you can just go on to the website. यहाँ पर I'll show you hkofficial.in website. You can go and just make your account over there. ठीक है, आप अकाउंट बना लो. अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो आप जो hkofficial.connect@gmail.com है वहां पर आप मेल कर सकते हो एंड अपना जो भी आपका डाउट होगा वो आप डाल सकते हो. अगर आपको कोई एरर आ रहा है तो वो आप डाल सकते हो. ठीक है, otherwise the things are working fine from our side, and yeah, I am getting a lot of support from you all guys. You all are just like believing me, trusting me and purchasing notes. That's a big thing for me. And yes, you can definitely go over here and just buy the artificial intelligence part. ठीक है, नोट्स एंड मास्टर सॉल्यूशंस बोथ आर अवेलेबल, तो अकॉर्डिंग टू यू आप परचेज कर सकते हो. ठीक है, बाकी वेब DSDDA और WT का तो एग्जाम हमारे हो चुके हैं, सो आई डोंट थिंक सो कि अब उसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी. तो आई विल जस्ट सजेस्ट यू गो विद द AI, एंड जिनका IAS है वो भी इस चीज को ले सकते हैं. मास्टर सॉल्यूशंस अभी अवेलेबल नहीं है IAS के, बट इफ पॉसिबल आई विल अपलोड. ठीक है, एंड डेफिनेटली यू विल गेट दैट. ओके, तो चलिए बाकी नोट्स तो अपलोडेड है ही, तो ना से कुछ हाँ सही डेफिनेटली चीजें आपको प्रॉपरली मिल रही हैं. क्लियर? सो नाउ लेट अस स्टार्ट, एंड डेफिनेटली आई विल होप कि मुझे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स का अकाउंट क्रिएटेड मिल जाए. ठीक है, तो चलिए नाउ लेट अस स्टार्ट विद आवर यूनिट, दैट इज ऑटोमेटेड प्लानिंग. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दैट इज योर ऑटोमेटेड प्लानिंग. क्लियर? अब ये वाले यूनिट में हम लोग प्लानिंग के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे. ठीक है, वी आर स्टार्टिंग द बेसिक यूनिट. अब इसको सारे यूनिट से सबसे ज्यादा इजी समझ सकते हो क्योंकि हम प्लानिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, काफी सारी चीजें हमारे माइंड में होती हैं. So उसी अकॉर्डिंग जस्ट इन द फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वी आर गोइंग टू स्टडी. So let us start. Planning in AI means deciding in advance what steps to take to reach a goal, just like you plan your study schedule before exams, है ना. तो इसको बहुत इजीली आप इतना समझ सकते हो क्या है प्लानिंग. एकदम बेसिक वे में हम क्या बोल सकते हैं, जो कि हम एक स्टेप्स अपने माइंड में बना लेते हैं, इन एडवांस हम उन चीजों को डिसाइड कर लेते हैं, उसी चीज को प्लानिंग बोला जाता है ना. अब ये ऑटोमेटेड प्लानिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको बता दूं. PYQs, जैसे मैंने आपसे बोला, PYQs में क्या ये आ चुका है. सो बेसिकली आप इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हो कि हाँ आप इसको एज अ टाइप ऑफ प्लानिंग के अंदर आपको इसमें लिखने आ सकता है, क्योंकि डायरेक्टली ऑटोमेटेड प्लानिंग के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन टाइप्स ऑफ प्लानिंग करके क्वेश्चन है. ठीक है, तो उस केस में आप इस चीज को राइट कर सकते हो. ठीक है, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द ऑटोमेटेड प्लानिंग. तो यहाँ पर इन रियल लाइफ इफ आई से बिफोर फॉर एग्जांपल गोइंग टू अ ट्रिप, वी डिसाइड वेयर टू गो, हाउ टू गो, व्हाट टू कैरी और व्हिच रूट टू फॉलो. सो सिमिलरली एन AI सिस्टम आल्सो नीड्स अ प्लान बिफोर परफॉर्मिंग टास्क. ठीक है, तो वही ऑटोमेटेड प्लानिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं. सो इट इज द प्रोसेस by which an AI system automatically creates a sequence of actions that when executed will achieve a given goal from the current situation. ठीक है, तो ऐसा समझो करंट सिचुएशन से फिर आपके पास करंट सिचुएशन होती है ना, करंट सिचुएशन होती है AI के पास, वो उससे डिसाइड करता है नेक्स्ट स्टेप्स को. ठीक है, एंड देन वो गोल रीच कर लेता है. ठीक है, रीच गोल, दैट्स इट. सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट प्लानिंग डज. ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल में मैं आपको बताऊं तो सपोज योर गोल इज टू मेक अ टी. Okay, so can you directly make a tea or drink a tea? No, you must perform some actions in sequence, right? आप पहले boil करते हो water, you add tea bag, you pour water, you add sugar. This is the ordered sequence, what we can say. So this sequence is nothing but it is called as a plan. Okay, so I hope you got this thing. तो planning क्या होता है? Planning क्या होता है एकदम simple language में? Planning is nothing but goal plus steps. Goal plus
steps, ठीक है. So no goal मतलब कि no planning exact. Now let us come on to key components, guys. This is important question. This is important PYQ. ये आपके 2025 में 2022 के पेपर्स में देखा गया है. So इसमें AI components of planning system, planning agent, state goal and action representation, ये सारे टाइप में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है. तो कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग प्रोग्राम को अच्छे से समझो. नाउ यू हैव अ कंपोनेंट वन दैट इज स्टेट, ठीक है. स्टेट का मतलब होता है करंट सिचुएशन, ठीक है. राइट नाउ लाइक फॉर एग्जांपल एन एम्प्टी कप इज केप्ट ऑन द टेबल, सो दैट इज द करंट स्टेट. क्लियर. देन गोल होता है, गोल इज नथिंग बट व्हाट यू वांट टू अचीव, है ना. सो जैसे कि कप ऑफ टी शुड बी रेडी, दैट इज योर गोल. सो दिस इज द डिजायर्ड स्टेट, दैट इज नथिंग बट गोल. क्लियर. देन यू हैव एक्शंस. ओके, सो एक्शंस की अगर हम बात करें, सो एक्शंस आर द ऑपरेशंस और द स्टेप्स यू परफॉर्म टू मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. क्लियर है. एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, लाइक अगर आप बॉइल कर रहे हो वाटर, यू आर पोरिंग वाटर, यू आर एडिंग शुगर, these are each actions which are changing the current state, right? So that is nothing but actions. अब प्लान की अगर हम बात करें तो प्लान मीन्स द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ एक्शंस, जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया, ये सारी सीक्वेंस ऑफ एक्शंस है, दैट इज नथिंग बट योर प्लान. क्लियर. देन प्री कंडीशंस की बात करें, सो दिस इज नथिंग बट कंडीशंस दैट मस्ट बी ट्रू बिफोर परफॉर्मिंग एन एक्शन. जैसे कि अगर आपको बॉइल करना है वाटर, तो उससे पहले आपके पास पहले वाटर होना चाहिए, आपके पास स्टोव होना चाहिए, आपके पास वेसल होना चाहिए, राइट. Hence they are the preconditions, ठीक है. That is the preconditions. Then effects की अगर हम बात करें, तो effects are the results which are obtained after an action is performed. Clear. तो अगर boil कर दिया water, मतलब इसका effect क्या हुआ कि आपके पास अब hot water available है, right. तो I hope you got this thing. Just इनका one line explanation आप याद रख सकते हैं, इनको बहुत easily example के through explain कर सकते हो, right. And वैसे भी ये सब questions में ही पूछा गया है components of planning system, so आपको इससे ज्यादा लिखना भी नहीं है, just define करना है आपको एक एक component एंड उसका एग्जाम्पल दे देना है, ठीक है. तो अगेन व्हाट इज दैट, स्टेट है आपके पास, गोल है, एक्शंस है, प्लान है, प्री कंडीशंस है एंड इफेक्ट्स है. बहुत ज्यादा सिंपल वे में यू कैन रिमेंबर, ठीक है. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ प्लानिंग, ठीक है. अब टाइप्स ऑफ प्लानिंग भी काफी बार देखो क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आपको पता होना बहुत जरूरी है. तो एक एक को वी विल अंडरस्टैंड वेरी इजीली. अभी के लिए जस्ट रिमेंबर दीज आर द टाइप्स ऑफ प्लानिंग. यू हैव क्लासिकल प्लानिंग, नॉन डिटर्मिनिस्टिक प्लानिंग, प्रोबेबिलिस्टिक प्लानिंग, हायरार्चिकल प्लानिंग, मल्टी एजेंट प्लानिंग, एंड यही सारी टाइप्स ऑफ प्लानिंग है जो पूरे यूनिट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं. तो डोंट वरी, एक एक चीज को बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे. सो व्हाट इज क्लासिकल प्लानिंग, इन विच एवरीथिंग इज नोन, ठीक है. जैसे कि एआई को सब पता है, करंट स्टेट क्या है, एक्शंस क्या है, आउटकम्स क्या है, नो सरप्राइज. लाइक जैसे कि चेस का पजल होता है विद अ फिक्स्ड वैल्यू रूल्स, ओके, दैट इज द एग्जांपल ऑफ क्लासिकल प्लानिंग. देन नॉन डिटर्मिनिस्टिक प्लानिंग की अगर मैं बात करूं, तो इन दिस पर्टिकुलर प्लानिंग आउटकम्स आर अनसर्टन, ठीक है, अनप्रेडिक्टेबल. लाइक फॉर एग्जांपल वेदर प्रेडिक्शन, और यू मे कैरी एन अम्ब्रेला, रेन में कम, रेन में नॉट कम, आउटकम इज अनसर्टेन. ओके. देन प्रोबेबिलिस्टिक प्लानिंग की अगर हम बात करें, सो ईच आउटकम हैज अ प्रोबेबिलिटी ओवर हियर. जैसे कि रेन होने वाली है 70% प्रोबेबिलिटी, नो रेन 30% प्रोबेबिलिटी. सो हियर द एआई प्लान्स बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटीज. क्लियर. यू हैव हायरार्चिकल प्लानिंग. सो हायरार्चिकल प्लानिंग के अंदर लार्ज गोल्स आर डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर सब गोल्स, ठीक है. जैसे कि गोल आपका है कि आपको कॉलेज इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, तो सब टास्क क्या हो सकते हैं, यू आर बुकिंग हॉल, यू आर कनेक्टिंग विद द एवरेज स्पीकर्स, you are managing the registrations, you are advertising. So large task becomes manageable if you just divide it into the subtasks. Okay, that is nothing but hierarchical planning. Then you have multi-agent planning. So multiple AI agents work together over here. जैसे कि for example वेयर हाउस रोबोट्स होते हैं, ठीक है. सो वन रोबोट कैन पिक आइटम, अनदर कैन पैक आइटम, ओके, अनदर कैन डिलीवर आइटम. सो टुगेदर दे अचीव अ गोल, दैट इज मल्टी एजेंट प्लानिंग, जिसमें काफी ज्यादा एजेंट्स जो है वो असाइंड होते हैं, ठीक है. सो दीज आर नथिंग बट द टाइप्स ऑफ प्लानिंग. क्लियर. देन वी हैव प्लानिंग सिस्टम. प्लानिंग सिस्टम का साइकिल का डायग्राम है, प्लानिंग साइकिल का डायग्राम है एकदम सिंपल लैंग्वेज में. दिस इज द बेसिक थिंग विच इज डन इन एआई प्लानिंग प्रोसीजर, ठीक है. डू नॉट मेमोराइज दिस डायग्राम, अंडरस्टैंड द स्टोरी behind it. See, step 1 we have initial state, है ना. initial state है मतलब कि this is the starting situation. So the AI gathers information such as current condition और resources available, क्या constraints हो सकते हैं, क्या objectives हो सकते हैं. example, you want tea, right. तो current situation है कि आपके पास cup available है, water available है, tea bag available है. so this becomes the initial state. okay, so step 1 के अंदर आपके पास सारी prerequisites होनी चाहिए, आपके पास available जो
कंपोनेंट्स हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए, एंड दैट इज द थिंग. तो इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं? यू हैव टू डिफाइन द करंट सिचुएशन, you have to define objectives, you have to define resources, you have to define constraints, है ना. तो ये हो जाता है आपके पहले इनिशियल स्टेट के अंदर. सेकेंडली यू हैव प्लानिंग इंजन. प्लानिंग इंजन इज नथिंग बट द ब्रेन ऑफ योर प्लानिंग सिस्टम. ओके, इसकी जॉब क्या है कि ये एनालाइज करे इंफॉर्मेशन को, है ना, जो भी ऑप्शंस है उनमें से इवेल्युएट करे द बेस्ट ऑप्शन, फिर बेस्ट एक्शंस को चूज करे, है ना. सो दिस इज नथिंग बट द प्लानिंग इंजन. So just like students deciding should I study AI first or should I study my elective subject first, क्योंकि Saturday Sunday की छुट्टी आ गई है ना. So this planning engine makes decisions. Clear? So I hope you understood the planning thing. यहाँ पर सिर्फ action sequence की बात हो रही हो. यहाँ पे planning engine के अंदर we just can say we can analyze the things, right? आई होप यू गॉट इट. देन यहाँ पर आप एक्शन सीक्वेंस, यानी कि यहाँ पर जो आपने प्लानिंग के अंदर एनालाइज किया, सारे ऑप्शंस इवेल्युएट करे, ठीक है, बेस्ट एक्शंस को चूज किया, द सेम थिंग नाउ यू विल कन्वर्ट इनटू द एक्शन सीक्वेंस. ठीक है, तो यहाँ पर जो प्लानिंग इंजन है इट विल नाउ जनरेट व्हाट, इट विल नाउ जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ एक्शंस. जैसे कि भाई अब ये हमें समझ में आ गया, नाउ विल जनरेट द सीक्वेंस कि भाई अगर टी बनानी है, बॉइल वाटर, ऐड टी, pour वाटर, ऐड शुगर. सो दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड एज द प्लान. क्लियर? देन यू विल हैव द गोल स्टेट. सो दिस इज द फाइनल डिजायर्ड स्टेट. जैसे कि टी आपकी रेडी हो चुकी है, गोल आपका अचीव हो चुका है. ठीक है, देन आप देख सकते हो कि फीडबैक लूप वापस से जा रहा है. सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. सो ये काफी स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं. सो अगर प्लान फेल हो जाता है सपोज और रिजल्ट इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, तो AI डज नॉट स्टॉप, इट सेंड्स फीडबैक बैक टू द इनिशियल स्टेट. ओके, अगेन एनालाइज होगा, अगेन मॉडिफाई प्लान होगा एंड अगेन रीट्राई. सो दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल सक्सेस इज अचीव्ड. क्लियर? आई होप यू गॉट दिस थिंग. तो साइकिल समरी में क्या है, सिर्फ आपको ये नाम अच्छे से याद रखना है. नाउ यू कैन जस्ट एक्सप्लेन एवरीथिंग प्रॉपर्ली अगर आपने अच्छे से सुना होगा तो. ठीक है, ओके. सो AI साइकिल हमने समझ लिया. सो बेसिक थिंग यू हैव अंडरस्टूड राइट नाउ. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्लासिकल प्लानिंग गाइस. ठीक है, क्लासिकल प्लानिंग एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है आपके 2025 के लेटेस्ट पेपर में कि भाई एल्गोरिथम एक्सप्लेन करो क्लासिकल प्लानिंग की विद एग्जांपल. 2025 के नवंबर दिसंबर वाले में एल्गोरिथम्स आपको एक्सप्लेन करनी है फॉर क्लासिकल एंड ऑटोमेटेड प्लानिंग. ठीक है, देन आपको अगेन 2024 के अंदर क्लासिकल प्लानिंग का आपको पूछा गया, 2023 में भी, 2023 के सेकंड पेपर में भी एंड 2022 में भी. मतलब हर पेपर में क्लासिकल प्लानिंग क्वेश्चन है गाइस. ठीक है, सो व्हेनेवर क्लासिकल प्लानिंग का क्वेश्चन अगर आपको पूछा गया तो आपको कैसे एक्सप्लेन करना है, हमेशा आपको पहले डेफिनेशन लिखनी है, अजम्पशंस लिखने हैं, जो स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन है हम वो देखेंगे, ये स्ट्रिप्स रिप्रेजेंटेशन है ये आपको लिखना होगा. देन एग्जांपल, डायग्राम एंड एडवांटेजेस. इफ दीज पॉइंट्स आर कवर्ड, जो आंसर है वो आपका कंप्लीट माना जाएगा. क्लियर? सो नाउ लेट अस गो स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले व्हाट इज क्लासिकल प्लानिंग. सो देखो, क्लासिकल प्लानिंग जो एकदम बेसिक और मोस्ट वाइडली स्टडीड फॉर्म है AI प्लानिंग का. ये अज्यूम करता है कि जो एनवायरनमेंट है ना, इट इज आइडियल एंड यू कैन से इट इज प्रेडिक्टेबल. इन सिंपल वर्ड्स आपको सब चीजें पहले इन एडवांस पता होती है, नथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपेंस. क्लियर? तो रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूं तो सपोज आई आस्क यू गो फ्रॉम योर क्लासरूम टू लाइब्रेरी. तो यू ऑलरेडी नो वेयर यू आर, है ना, आप अभी क्लासरूम में हो. वेयर द लाइब्रेरी इज, दैट इज योर गोल स्टेट, है ना, और आपको पहले से पता होता है कि अवेलेबल पाथ क्या है, कितना डिस्टेंस है. सिंस एवरीथिंग इज नोन, यू कैन easily create a plan. Clear? That is exactly classical planning. I hope you got it. Then you have assumptions here. तो assumptions के अगर हम बात करें, so this part is often written before explaining classical planning. Let's understand every assumption one by one. You have first assumption that is fully observable. मतलब AI can see the complete environment, है ना, nothing is hidden. Then you have deterministic. ठीक है, deterministic मतलब कि अगर one action can give one fixed outcome. अगर सेम एक्शन है तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा. मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज में, अगर आपके पास कैलकुलेटर है एंड इफ यू प्रेस 2 + 2 तो आउटपुट हमेशा आपको 4 मिलने वाला है, नेवर 5 नेवर 6. हेंस डिटर्मिनिस्टिक. ओके, अजम्पशन 6 की बात करें तो इट इज स्टैटिक, है ना, स्टैटिक एनवायरनमेंट है. सो द वर्ल्ड डज नॉट चेंज ऑटोमेटिकली, है ना, थिंग्स जो है दे रिमेन स्टेबल अंटिल द एजेंट परफॉर्म्स एन एक्शन. क्लियर? सपोज एक बुक है, इट्स ऑन द टेबल, अंटिल समवन मूव्स इट और द बुक और उसको अगर कोई खोले नहीं, then books will remain on that place itself, है ना, क्योंकि why environment is static, right? Then you have fourth one, that is your discrete. Okay, discrete state. So states and actions are clearly separated. तो कोई confusion नहीं होता है हमें between states. Like for example, traffic signal है तो red, yellow, green.
तीनों भी स्टेट्स का डिफरेंट क्लियर मेंशन होता है मीनिंग, है ना. सो दैट मीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्टेट्स. क्लियर. सिंगल एजेंट की अगर हम बात करें तो सिंगल एजेंट इज ओनली वन डिसीजन मेकर एग्जिस्ट. ओके. मल्टीपल एजेंट्स आपके क्लासिकल प्लानिंग में नहीं होते. ठीक है. सो आई होप यू अंडरस्टूड. तो these are the five assumptions. What is it? Fully observable, deterministic, then static, then discrete, and then the single agent. ठीक है. FDS DS करके याद रख सकते हो. FDS DS करके याद रख सकते हो. फुल्ली ऑब्जर्वेबल, डिटर्मिनिस्टिक, स्टैटिक, डिस्क्रीट एंड सिंगल एजेंट. ओके. सो इंपॉर्टेंट इतना तो आपको याद हो गया. एक पेज तो इसमें भर जाएगा आपका. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द स्ट्रिप्स रिप्रेजेंटेशन. सो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द प्लानिंग एल्गोरिथम्स. क्लियर. सो ये जो स्ट्रिप्स है ना, ये डायरेक्ट भी पूछा गया था क्वेश्चन 2023 के अंदर. तो प्लीज रिमेंबर, बाय द वे इसको आपको क्लासिकल प्लानिंग के अंदर ही लिखना है. सो ये क्या है? इट इज अ मेथड यूज्ड टू रिप्रेजेंट प्लानिंग प्रॉब्लम्स, है ना. प्लानिंग प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, एक मेथड है. व्हाट? योर स्ट्रिप्स. क्या फुल फॉर्म है इसकी? स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रॉब्लम सॉल्वर. क्लियर. अब आपके लिए क्वेश्चन, सपोज एक रोबोट है, इट वांट्स टू परफॉर्म एन एक्शन. हाउ डज इट नो कि व्हेन एक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड और व्हाट चेंजेस आर देयर आफ्टर एक्शन? So strips is the method which solves this problem. Clear. तो every action contains three parts. ये हमेशा याद रखो. Preconditions, add list and delete list. तो जो precondition होती है, it is nothing but what must already be true before performing action, है ना. जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप टी बनाने जा रहे हो तो आपके पास पहले पानी होना चाहिए, वेसल होना चाहिए, राइट. आपके पास स्टोव होना चाहिए. दैट इज द precondition. So it must be true before the action. ये सब चीजें आपके पास होनी चाहिए before the action. एड लिस्ट की अगर हम बात करें तो व्हाट मस्ट बिकम ट्रू आफ्टर द एक्शन, है ना. कि भाई अगर आपके टी है तो टी बन जानी चाहिए, आपके हाथ में टी हो जानी चाहिए. दैट इज द कंडीशन व्हिच मस्ट बी ट्रू आफ्टर एन एक्शन. देन डिलीट लिस्ट है, राइट. सो दिस इज व्हाट बिकम्स फॉल्स आफ्टर द एक्शन, है ना. व्हाट बिकम्स फॉल्स आफ्टर द एक्शन. तो ऑब्वियसली आपके पास वो वाटर नहीं रहेगा, है ना. आप ये समझ सकते हो. आई होप यू गॉट दिस थिंग. तो डिलीट लिस्ट के अंदर वो चीज है व्हिच विल बिकम फॉल्स आफ्टर द एक्शन. क्लियर. सो दिस इज नथिंग बट द एक्शन जो है वो तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है. ठीक है. नाउ सी दिस इज द स्ट्रिप्स डायग्राम. ना ये डायग्राम कुछ भी नहीं है, एग्जाम्पल रिप्रेजेंट कर रहा है. एकदम सिंपल से आप ऐसे बना के दिखा सकते हो स्ट्रिप्स रिप्रेजेंटेशन. तीन चीजें हमेशा याद रखना. इनिशियल स्टेट होगा, एक्शन होगा और गोल स्टेट होगा. एकदम एकदम सिंपल एग्जाम्पल. यू कैन जस्ट रिमेंबर कि यहाँ पर क्या है कि एक रोबोट है, वो ए पोजीशन पे है. ठीक है. डोर ओपन है, ए और बी दोनों भी डोर्स ओपन है. क्लियर. लेकिन रोबोट कौन से डोर पे है? ए डोर पे है. और ऑब्जेक्ट कौन से डोर पे है? बी डोर पे है. हमारा गोल क्या है? हमारा गोल ये है कि जहां पर ऑब्जेक्ट है वहां तक हमें अपने रोबोट को पहुंचाना है, यानी कि रोबोट की पोजीशन बी होनी चाहिए. दैट इज आवर गोल स्टेट. तो इसके लिए हमारे पास क्या एक्शन होना चाहिए? क्या एक्शन होगा कि हमें मूव करना है ए पोजीशन से बी पोजीशन तक हमारे रोबोट को. तो क्या हो गई? तीन चीजें देखो. प्री कंडीशंस, एड इफेक्ट्स और डिलीट इफेक्ट्स. एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझो. प्री कंडीशंस में क्या होना चाहिए कि आपका रोबोट ए पोजीशन पे है और दोनों भी डोर्स ओपन है. एड इफेक्ट्स के अंदर क्या होगा कि रोबोट जो है वो आपका बी पोजीशन पे आ जाना चाहिए. और कौन से इफेक्ट डिलीट हो जाना चाहिए कि जो आपका रोबोट है वो ए पोजीशन पर था, ये इफेक्ट आपका डिलीट हो जाना चाहिए. तो गोल स्टेट के अंदर क्या होगा? आपके पास आपका रोबोट विल बी ऑन द बी पोजीशन जहां पर आपका ऑब्जेक्ट है ना. तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में स्ट्रिप्स रिप्रेजेंटेशन के अंदर आपने इनिशियल स्टेट, गोल स्टेट और एक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया, है ना. अब स्टेट स्पेस इन द क्लासिकल प्लानिंग. तो देखो हमेशा याद रखो, मैं आपको एकदम परफेक्ट वे में समझा रही हूँ. ये क्लासिकल प्लानिंग ये एकदम स्टार क्वेश्चन है. ठीक है. एकदम स्टार क्वेश्चन है. आपके पीवाईक्यूज में आपको आने के बहुत चांसेस हैं. ठीक है. तो हमेशा याद रखो, सबसे पहले आप इसके डेफिनेशन लिखोगे, ये 5 अजम्पशंस लिखोगे. फुल्ली ऑब्जर्वेबल, डिटर्मिनिस्टिक, स्टैटिक, डिस्क्रीट और सिंगल एजेंट. फिर आपको स्ट्रिप्स रिप्रेजेंटेशन एक्सप्लेन करना है. उसके बाद आपको स्टेट स्पेस एक्सप्लेन करना है. अब स्टेट स्पेस क्या होता है? स्टेट स्पेस कुछ भी नहीं होता है, कलेक्शन है. ठीक है. स्टेट स्पेस क्या है? एक कलेक्शन है जिसके अंदर आप अपने जो है ना स्टेट्स को दिखा पाते हो. एकदम सिंपल लैंग्वेज के अंदर मैं आपको बताऊं तो इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल स्टेट्स एंड एक्शंस. ठीक है. तो सारे स्टेट्स और एक्शंस के जो कॉम्बिनेशन है, कलेक्शन है, उसी को स्टेट स्पेस बोला जाता है. आप इसको जैसे गूगल मैप होता है, गूगल मैप के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट, डेस्टिनेशन होता है, मल्टीपल रूट्स होते हैं, तो वैसे ही इसको कंसिडर कर सकते हो. तो स्टेट स्पेस के अंदर आपके पास इनिशियल स्टेट होगा, आपके पास गोल स्टेट होगा एंड आपके पास एक्शंस होंगे. क्लियर.
सो यहाँ पर आपको इस डायग्राम में क्या दिख रहा है, ये आपका इनिशियल गोल है, ये नोड है, एंड ये आपका फाइनल गोल डेस्टिनेशन है। तो इस पर तक पहुंचने के लिए आपके पास बीच में काफी सारे इंटरमीडिएट नोड्स हैं। क्या है? इंटरमीडिएट नोड्स। तो आप कौन सा ऑप्टिमल रूट समझ सकते हो? तो बेसिकली यहाँ पर ये जो ग्रीन में दिख रहा है ना, दिस इज योर पाथ। ओके, दिस इज योर ऑप्टिमल पाथ। तो बेसिकली ये क्या हो गया, ये हो गया आपका फॉरवर्ड सर्च। अब मैं फॉरवर्ड सर्च इसको क्यों बोल रही हूँ, क्यों? क्योंकि आप इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट से गोल तक जा रहे हो, सो दैट इज योर फॉरवर्ड सर्च। और जब आप गोल से उल्टा स्टेट की तरफ आ रहे होते हो तो उसको बोला जाता है बैकवर्ड सर्च। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। स्टेट स्पेस कुछ भी नहीं है, कलेक्शन ऑफ दिस नोड्स है ना, और आपके एजेस होता है, जिसके अंदर नोड्स क्या है, आपके स्टेट्स हैं, और एजेस क्या है, आपके एक्शंस हैं। ठीक है, बैकवर्ड सर्च और फॉरवर्ड सर्च मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नाउ कमिंग ऑन टू द अल्गोरिथम्स फॉर क्लासिकल प्लानिंग। गाइस, अल्गोरिथम्स के ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है, एंड डेफिनेटली इट इज इम्पोर्टेंट। हमारे पास जो है ना 4 अल्गोरिदम्स हैं फॉर क्लासिकल प्लानिंग। ठीक है, अब ये अल्गोरिदम्स में कोई कोड एंड ऑल नहीं है, यू जस्ट हैव टू एक्सप्लेन द फैक्ट ऑफ अल्गोरिदम, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस विद अ सिंपल एग्जांपल, एंड दैट्स इट। क्लियर? ये अल्गोरिदम्स वाला क्वेश्चन बहुत बार पीवाईक्यूज में आ चुका है, तो जस्ट रिमेंबर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब यहाँ पर हमें देख लो क्या लिखा है, सेवरल अल्गोरिदम्स आर यूज्ड टू फाइंड अ वैलिड प्लान। हमारा कंक्लूजन ये है कि हमें एक प्लान चाहिए, दैट इज द सीक्वेंस ऑफ एक्शन चाहिए फ्रॉम द इनिशियल स्टेट टू गोल स्टेट तक पहुंचने के लिए, एंड फॉर दैट पर्पस हमारे पास काफी सारी अल्गोरिदम्स हैं। एंड कंसिडरिंग क्लासिकल एल्गोरिदम वी हैव 4 काइंड्स ऑफ अल्गोरिदम्स, एंड बहुत इजी है। कौन सी? सबसे पहले तो आपकी फॉरवर्ड बैकवर्ड, वही जो अभी मैंने बताया। फॉरवर्ड के अंदर यू गो फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू द गोल स्टेट। ठीक है, इनिशियल से गोल स्टेट तक आप जा रहे होते हो। बैकवर्ड के अंदर गोल स्टेट से आप पीछे की तरफ आ रहे होते हो, दैट इज द इनिशियल वन। ओके, अब मैं आपको एकदम सिंपल एनालॉजी में समझाती हूँ। ठीक है, नाउ इतना तो आपको समझ में आ गया कि इन दिस इट स्टार्ट्स एट द इनिशियल स्टेट एंड कीप्स अप्लाइंग एक्शंस फॉरवर्ड। ठीक है, याद रखो हमेशा हमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव होने के लिए एक्शंस अप्लाई करने होते हैं। क्लियर? अंटिल द गोल इज रीच्ड हम एक्शंस अप्लाई करते रहते हैं, एंड एट द एंड द एक्शंस जो हमने परफॉर्म किए हैं दैट इज नथिंग बट द प्लान। ओके, दैट इज द सीक्वेंस ऑफ एक्शंस वी कैन से। नाउ सिमिलर टू बीएफएस डीएफएस। अब बीएफएस डीएफएस हम सबको पता है ना, ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च। ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हम ट्री अगर इमेजिन करें तो हम लोग लेवल बाई लेवल जा रहे होते हैं। डीएफएस के अंदर हम डेप्थ में पहले जा रहे होते हैं, मतलब एक पूरी की पूरी लीफ तक जाएंगे एंड फिर ऊपर आएंगे, फिर एक लीफ तक जाएंगे। मतलब इन द सेंस व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू जस्ट गो डीप इनटू द ट्री, है ना। तो ये हम कर रहे थे। ये क्या है? बीएफएस और डीएफएस की बात हो गई। तो हम जो है बीएफएस डीएफएस सर्च एल्गोरिथम्स को भी अपने फॉरवर्ड सर्च के अंदर अप्लाई कर सकते हैं टू टू गेट द ऑप्टिमल पाथ। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट गोज। प्रोज हैं, कॉन्स हैं। तो इन प्रोज यू कैन से इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, इट इज कंप्लीट, इट फाइंड्स अ प्लान इफ वन एग्जिस्ट। मतलब कि एडवांटेज ये है कि भाई आप जो है ना, आपको अगर एक पाथ एग्जिस्ट करता है, एक पाथ एग्जिस्ट करता है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि वो यू विल गेट दैट। ठीक है, इट इज कंप्लीट, इट इज कंप्लीट मतलब कि यू विल गेट दैट। ओके, कॉन्स के अंदर क्या आता है? यू कैन एक्सप्लोर मेनी रेलिवेंट स्टेट्स, राइट। ह्यूज ब्रांचिंग फैक्टर है, मतलब कि आप अगर एक पर्टिकुलर स्टेट से आपको नहीं जाना है, लेकिन उस स्टेट से मोर देन 100 आपके पास क्या है ना, पाथ्स हैं, तो व्हाट यू कैन कंसिडर, यू कैन कंसिडर कि भाई पाथ्स इतने सारे हैं लेकिन उस स्टेट पर नहीं जाना है, फिर भी एआई जो है वो क्या करेगा, इट विल एक्सप्लोर इट। तो इससे क्या हो जाएगा, यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर मेनी रेलिवेंट स्टेट, जिससे ब्रांचिंग फैक्टर ज्यादा बढ़ जाता है, दैट इज दिस ब्रांचिंग फैक्टर, द नंबर ऑफ एक्शंस और द पाथ्स यू आर गोइंग थ्रू। ओके, so that is just a cons. Okay, I hope you got it. फॉरवर्ड स्टेट स्पेस सर्च के अंदर आप क्या लिखोगे? फॉरवर्ड स्टेट स्पेस सर्च के अंदर आप क्या लिखोगे? एकदम सिंपल लैंग्वेज के अंदर आप सबसे पहले डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद आप एग्जांपल लिखोगे। अब एग्जांपल के अंदर आप क्या लिखोगे मुझे बताओ? एग्जांपल में आप बेसिक जो आपके दिमाग में एग्जांपल आता है विथ रिस्पेक्ट टू फॉरवर्ड चेनिंग, जैसे कि आपका गोल है टू रीच कॉलेज, आपकी करंट पोजीशन है होम, है ना, तो होम से आप बस स्टॉप पे जाओगे, बस स्टॉप से आप कॉलेज के बस स्टॉप पे जाओगे, एंड देन आप कॉलेज रीच करोगे। सो स्टार्टिंग पॉइंट, द पॉइंट इज नोन ओवर हियर एंड गोल इज रीच्ड ग्रेजुअली। क्लियर? दैट इज नथिंग बट द पार्ट, एंड आई होप यू गॉट इट, है ना। एंड अगर आपने एग्जांपल लिख दिया, बीएफएस डीएफएस एक्सप्लेन कर सकते हो कि भाई बीएफएस डीएफएस कैन आल्सो बी अप्लाइड फॉर द प्लानिंग स्टेट्स, देन प्रोज एंड कॉन्स, दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं लिखना होगा। बैकवर्ड स्टेट्स सर्च के अंदर क्या होता है ना,
बैकवर्ड स्टेट सर्च जो है वो गोल स्टेट से स्टार्ट करती है, गोल स्टेट से स्टार्ट करेगी एंड इट विल वर्क बैकवर्ड टुवर्ड्स द इनिशियल स्टेट. सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि हम गोल तक कैसे रीच करें, व्हाट डज एआई आस्क इन दिस कि व्हाट मस्ट हैपन बिफोर द गोल, है ना, गोल होने से पहले व्हाट मस्ट हैपन, दैट इज द थिंग. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द क्राइटेरिया हियर. सिर्फ इतना इतना समझो कि जो गोल है, गोल से यू आर गोइंग टू स्टार्ट, है ना, एकदम अपोजिट एज कंपेयर टू बैकवर्ड फॉरवर्ड स्टेट स्पेस सर्च. क्लियर? देन यहाँ पर आपके पास क्या है, इट इज मोर फोकस्ड देन द फॉरवर्ड सर्च. रिमेंबर, इट इज मोर फोकस्ड देन फॉरवर्ड सर्च का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपकी ये जो पॉसिबिलिटी यहाँ पर थी, कौन सी यहाँ पर था कि मैनी इररेलेवेंट स्टेट्स जो है यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर, वो वाले जो कौन है यहाँ पर इट गेट कन्वर्टेड इनटू एडवांटेज, बिकॉज यहाँ पर आप डोंट गो इनटू द इररेलेवेंट स्टेट्स, क्योंकि आपको पता है कि गोल ये है, तो उससे बैकवर्ड जब आप चलते हो ना, तो यू मोस्ट प्रोबेबली वेंट गो थ्रू द परफेक्ट स्टेट ओनली. ओके, मतलब आपको अब कैसे समझाऊं, देखो एकदम सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपका गोल है कि आपकी जो टी है वो रेडी है. ठीक है, आपका गोल है कि आपकी जो टी है वो रेडी होनी चाहिए. तो उससे पहले व्हाट यू विल आस्क बिफोर कि भाई टी रेडी होने से पहले आपने क्या ऐड किया, तो अब आंसर मिलेगा आपको कि हमने शुगर ऐड किया. शुगर ऐड करने से पहले क्या ऐड किया, वाटर ऐड किया. वाटर ऐड करने से पहले क्या किया, वाटर को बॉईल किया, है ना, मतलब वाटर आपने ऐड किया, वाटर को बॉईल किया. एंड उससे पहले आपने क्या किया, आपने उससे पहले वाटर को देखा कि भाई इज इट अवेलेबल और नॉट. ओके, उससे पहले क्या किया, उससे पहले आपने वेसल ढूंढा, है ना. तो आप ऐसे आओगे ना जब, तो आप एकदम प्रॉपर इनिशियल स्टेट पर आप आओगे फ्रॉम द गोल स्टेट, है ना. सो आई होप यू अंडरस्टूड मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. तो एकदम सिंपल लैंग्वेज के अंदर आप गोल से क्या कर रहे हो, इनिशियल स्टेट की तरह आ रहे हो. ठीक है, सो व्हाई इज इट यूजफुल, सपोज देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पॉसिबल एक्शन, सो इंस्टेड ऑफ चेकिंग एवरीथिंग, जो एआई है इट विल फोकस ओनली ऑन द एक्शंस रिलेटेड टू द गोल. ठीक है, गोल से रिलेटेड जो है, जैसे अभी गोल से इसके बाद बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हो सकती थी कि भाई टी रेडी होने से पहले काफी सारी चीजें ऐड कर सकते थे. बट यहाँ पर जो शुगर आपको मिला है, जैसे कि अभी यहाँ पर फ्रूट हो सकता है, मे बी जस्ट एन ऑप्शन मैं आपको बता रही हूँ, वेजीज हो सकती हैं, है ना, या फिर आपका कुछ भी लाइक ऐसे रैंडम आई एम टेलिंग यू पिज्जा हो सकता है. तो उसमें से जो सुटेबल होगा वो चूज होगा, दैट मीन्स शुगर चूज होगा. तो इसमें काफी ज्यादा इररेलेवेंट ऑप्शंस आपके ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं. सो दिस इज मोर गोल फोकस एंड इट ओनली एक्सप्लोर्स द एक्शंस रेलिवेंट टू अचीविंग द गोल. क्लियर? कॉन्स, harder to implement and some actions are difficult to reverse. हो सकता है कोई actions ये ले ले and those actions are not right, तो उस केस में रिवर्स जाना काफी मुश्किल हो जाता है. सो दैट इज द डिसएडवांटेज. ओके, फॉरवर्ड और बैकवर्ड सर्च के जो आपने क्या कहते हैं डिफरेंस है, वो बहुत अच्छे से याद रखनी है आपको. हमेशा इनिशियल से स्टेट से आपका बैकवर्ड स्टार्ट होगा, सॉरी फॉरवर्ड स्टार्ट होगा, बैकवर्ड आपका गोल स्टेट से स्टार्ट होगा. देन फॉरवर्ड के अंदर इट इज इजियर टू इम्प्लीमेंट, बैकवर्ड में इट इज हार्डर टू इम्प्लीमेंट. ठीक है, फॉरवर्ड के अंदर इट एक्सप्लोर्स मोर स्टेट्स, ओके, और बैकवर्ड के अंदर इट एक्सप्लोर्स फ्यूअर स्टेट्स. ओके, फॉरवर्ड जो है इट इज लेस फोकस्ड एंड बैकवर्ड जो है इट इज गोल फोकस्ड अप, यू कैन से. क्लियर? तो ये दो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द ग्राफ प्लान अल्गोरिथम. बहुत सिंपल है. सी, इंस्टेड ऑफ सर्चिंग वन पाथ एट अ टाइम, ग्राफ प्लान क्या करता है, पूरी कंप्लीट प्लानिंग ग्राफ क्रिएट कर देता है. ठीक है, ऐसा समझ लो कि पूरा रोड मैप क्रिएट कर देता है बिफोर स्टार्टिंग द जर्नी. इंस्टेड ऑफ एक्सप्लोरिंग रैंडमली, ये क्या करता है, एक पाथ ही दिखा देता है, भाई ऐसे ही करना है आपको. स्टार्ट होने से पहले आपके पास पूरा जो मैप है ना वो रेडी होता है. ठीक है, ये मैप आपके फॉरवर्ड और बैकवर्ड में नहीं होता, क्योंकि उसमें आप आगे बढ़ रहे होते हो बेस ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स. क्लियर? अब आप यहाँ पर देखो, मैं कैसे इसको आपको एक्सप्लेन करूं. यहाँ पर ग्राफ प्लान जो है ना वो अल्टरनेट करता है बिटवीन द टू थिंग्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट लेवल्स एंड एक्शन लेवल्स. क्लियर? तो जो स्टेट लेवल होता है, जो स्टेट लेवल होता है दैट इज नथिंग बट द स्टेट्स. ओके, स्टेट्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं रियल वर्ल्ड स्टेट्स को. तो इमेजिन करो आपके पास S0 है, आपके पास S1 है, आपके पास S2 है, आपके पास S3 है. ये क्या है, आपके पास ये स्टेट्स हैं. ठीक है, यहाँ पर आप समझ पा रहे हो किस स्टेट्स की मैं बात कर रही हूँ. क्लियर? अब मैंने क्या बोला, आपके पास अल्टरनेट स्टेट लेवल और एक्शन लेवल है, तो इनके बीच में आपके पास एक्शन भी होगा. तो हमेशा याद रखो ये वाला जो प्रोसीजर है ये फॉलो होता है एस स्टेट एक्शन, स्टेट एक्शन, स्टेट एक्शन. गॉट इट? तो ऐसे आप कर रहे होते हो. क्लियर? अब इसका रियल लाइफ एग्जांपल दूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक स्टेट है कि सेमिनार इज नॉट स्टार्टेड, दैट इज स्टेट नॉट. ओके,
तो आपने उसके अंदर एक्शन लिया, क्या एक्शन लिया भाई, हॉल बुक करो, ओके, सो यू कैन जस्ट कंसिडर कि ये फर्स्ट एक्शन हुआ, ठीक है, ये सेकंड एक्शन, थर्ड एक्शन, स्टेट नॉट हो सकती है बट योर एक्शन विल स्टार्ट फ्रॉम वन ओनली, क्लियर। तो आपने हॉल बुक किया यहाँ पे, फिर आपकी स्टेट ये हो गई कि भाई हॉल बुक हो गया, क्लियर। देन एक्शन आपने लिया कि भाई हमने स्पीकर्स को इनवाइट कर लिया, S2 के अंदर यू सेड कि भाई स्पीकर्स कंफर्म हो गए, क्लियर। वैसे ही आपने दूसरा एक्शन लिया, वैसे ही तो एट द एंड आपके पास क्या होगा, आपका गोल अचीव हो जाएगा कि भाई आपने अपना सेमिनार जो है वो कंक्लूड कर दिया, है ना। सो सपोज यू वांट टू ऑर्गेनाइज अ सेमिनार, तो आप ऐसे एक्शन ले रहे होते हो, है ना। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ओके। तो हमेशा याद रखो ये अल्टरनेट पाथ आपका हमेशा पहले स्टेट देन एक्शन, देन स्टेट देन एक्शन, ऐसे फॉर्मेट के अंदर आपका जो है ना अवेलेबल होता है ग्राफ प्लान, और वो ऐसा ही रोड मैप क्रिएट करता है बिफोर स्टार्टिंग द जर्नी, क्लियर। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज म्यूटेक्स, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, क्लियर। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है, दो एक्शंस जो है दे कैन नॉट हैपन टुगेदर, two actions or states that cannot coexist at the same time step are marked mutex, क्लियर। जैसे कि इमेजिन करो एक रूम है, वन पर्सन वांट्स टू टर्न AC ऑन, अनदर वांट्स टू टर्न AC ऑफ, सो बोथ द एक्शंस कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम मोमेंट, तो उनको क्या बोल दिया जाएगा भाई, ये म्यूटेक्स है। तो ये म्यूटेक्स कहाँ हेल्प करता है, ऑब्वियसली जो भी म्यूटेक्स होंगे वो सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, एंड दिस विल एलिमिनेट द इम्पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, कि ये दो कॉम्बिनेशन एक साथ नहीं हो सकते, कि भाई एक AC ऑन कर रहा है, एक AC ऑफ कर रहा है, ये दोनों एक्शंस एक साथ परफॉर्म हो ही नहीं सकते, है ना। सो दिस विल बी हेल्पफुल इन जस्ट एलिमिनेटिंग द इम्पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। सो इससे आपकी जो प्लानिंग है वो काफी फास्ट हो जाती है, ठीक है। सो यहाँ पर एडवांटेज यही है कि फास्टर सर्च है आपके पास, क्या है, फास्टर सर्च। सो ये एडवांटेज हो गई। सेकेंड एडवांटेज हो गई कि ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग है, क्या है, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग होगी, क्यों, क्योंकि आपके पास प्रॉपर एक रोड मैप होगा, एंड दैट विल बी जस्ट द थिंग you are going to perform in your entire journey, क्लियर है। देन डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं कि ये ग्राफ जो है ये काफी ज्यादा लार्ज हो सकता है ना। तो बस इतना ही है। एंड ग्राफ प्लान के अंदर दो चीजें याद रखो कि आपके पास ये प्लानिंग ग्राफ होता है एंड आप म्यूटेक्स का यूज कर रहे होते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। देन आपके पास आता है सैट प्लान, ठीक है। सैट प्लान के अंदर कुछ भी नहीं करते हैं, जो मैं बोलूंगी बस वो एक फ्लो आपको याद रखना है एंड हमेशा इसको लिखना है। सैट का फुल फॉर्म, सैट प्लान को आप बेसिकली ऐसे बोल सकते हो कि सैटिस्फाइबिलिटी बेस्ड प्लानिंग, क्लियर है। सो दिस इज लाइक मोर लॉजिकल थिंग, ओके। जो सैट प्लान होता है वो कन्वर्ट करता है प्लानिंग को इनटू अ लॉजिकल प्रॉब्लम। सो फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली सर्चिंग फॉर अ प्लान, ये क्या पूछता है कि भाई कैन दिस प्लान लॉजिकली एग्जिस्ट, इफ यस तभी उसका सोल्यूशन जनरेट होगा। तो यहाँ पर आपकी बात क्या हो रही है, सैट प्लान के अंदर काफी लॉजिकल जो है वो डिसीजंस लिए जा रहे हैं, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका रोबोट जो है वो रोबोट इज एट ए, ठीक है, रोबोट इज एट ए, दैट इज ट्रू। एंड अगर दूसरा वेरिएबल है रोबोट इज एट बी, तो वो डेफिनेटली क्या होगा, फॉल्स होगा। तो ऐसे लॉजिकल चीजें कंसिडर कर ली जाती हैं। तो हमेशा स्टेप वन, मैं आपको अगर इसका मतलब यहाँ पर आई जस्ट शो यू कि सेट प्लान का जो है ना आप कैसे लिखोगे, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, दिस फ्लो, एंड यू विल डेफिनेटली बी एबल टू राइट इट। स्टेप वन, क्लियर। स्टेप वन में आप बोलोगे कि यू आर कन्वर्टिंग प्लानिंग प्रॉब्लम, ठीक है, जो प्लानिंग प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको आप क्या कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो इनटू बुलियन लॉजिक, ठीक है, बुलियन लॉजिक के अंदर, क्लियर है। तो मैंने आपको क्या बताया, रोबोट इज एट ए, दैट इज ट्रू, रोबोट एट बी इज फॉल्स। तो पहले आप ऐसे बुलियन लॉजिक के अंदर कन्वर्ट कर लोगे अपनी प्लानिंग प्रॉब्लम को, क्लियर। स्टेप टू आप क्या करोगे, स्टेप टू आप क्रिएट करोगे सैट फॉर्मूला। अब डोंट गो इनटू डीप फॉर दिस, आपको जस्ट एक्सप्लेन करना है थ्योरी, तो जस्ट राइट कि आप एक सैट फॉर्मूला क्रिएट करोगे, है ना। स्टेप थ्री में आप क्या करोगे, यू विल जस्ट यूज अ सैट सॉल्वर, क्लियर, सैट सॉल्वर का आप यूज करोगे एंड दैट्स इट। इससे आपको क्या मिल जाएगा, इससे आपको एक वैलिड प्लान मिल जाएगा। तो यू विल ऑब्टेन अ वैलिड प्लान, क्लियर। बस ये चार स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, क्लियर। तो जैसे कि सपोज यू हैव अ टाइम टेबल, यू नीड टू वेरीफाई कि भाई टीचर्स अवेलेबल हैं क्या, क्लासरूम्स अवेलेबल हैं क्या, सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं क्या। तो सेट प्लान क्या करेगा, सारे के सारे कंस्ट्रेंट्स को लॉजिकली देखेगा। पहले पूरा आपका जो प्रॉब्लम है वो बुलियन लॉजिक में जाएगा, फिर आपका जो है कंस्ट्रेंट्स अप्लाई होंगे थ्रू सेट, ओके, एंड दैट्स इट। आप पूरा सॉल्व करने के बाद आपको एक वैलिड शेड्यूल मिल रहा होगा, दैट इज द गोल, ओके। सो व्हाई दिस इज पॉपुलर, बिकॉज इट हैंडल्स वेरी large planning problems efficiently,
क्लियर। तो इसकी जो एडवांटेजेस हैं वो मैं आपको बताऊं तो यही है कि इट इज वेरी पावरफुल, ओके, काफी ज्यादा ये पावरफुल है। देन यू कैन फाइंड द ऑप्टिमल प्लान्स एज वेल, ठीक है, तो वो आपका सेकेंड एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है ना कॉम्प्लेक्स एनकोडिंग रिक्वायर्ड होती है। क्यों? क्योंकि पहले ही आपका जो प्रॉब्लम है, इट मस्ट फर्स्ट बी कन्वर्टेड इनटू द सैट फॉर्म, है ना। तो यहाँ पर ये जो कन्वर्जन है दिस कैन बी कॉम्प्लेक्स, सो दैट इज जस्ट द डिसएडवांटेज, दैट्स इट। क्लियर, बस इतना ही था एंड दैट्स इट। यहाँ पर अगर आप इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। दिस कन्वर्ट्स द प्लानिंग प्रॉब्लम इनटू बूलियन सैट फॉर्मूला एंड यूजेस पावरफुल सैट फॉर सॉल्वर to find the plan. It is very efficient for the large problems. क्लियर है? बस ये 4 algorithms हैं जो आपको याद रखनी है इन क्लासिकल प्रॉब्लम। क्लियर, फॉरवर्ड सर्च, बैकवर्ड सर्च, ग्राफ प्लान एंड सेट प्लान। आई थिंक कि अब आपको ये याद हो गया होगा। ओके, सो आई होप you got it. Now let us move on to the next. Now let's come on to heuristics for planning. Clear? So suppose this is very important, okay, and question आता है heuristic problems का। See what I said, suppose मैं आपको बोल रही हूँ, imagine करो, suppose AI has 100 different paths to reach a goal, okay, so will it check all 100 paths one by one? That would like be a waste of huge amount of time, right? So AI के पास एक shortcut होना चाहिए to identify which path looks more promising. This shortcut is nothing but your heuristic. Clear? I hope you understood. So before we start, let me tell you one thing. Although direct university questions on this heuristics are less frequent compared to classical planning or planning approaches, लेकिन ये जो concept है ये very important है because it is going to be used in further A star search and then it improves planning efficiency. Okay, so basically आपको हो सकता है कि इस बार just for short it can come, लेकिन आगे की जो important चीजें हैं उसके लिए important है। तो direct heuristic का question आपको नहीं आया है। Clear? Now what is heuristic? ये मैंने आपको समझा दिया। Just now let us understand the proper definition. A heuristic is an educated estimate of how far we are from the goal. Okay. मतलब कि हमारा जो प्लान है विच पाथ विल लुक बेटर, ये क्वेश्चन का आंसर हमारा यूरिस्टिक दे रहा होता है कि विदाउट एक्चुअली एक्सप्लोरिंग एवरी पाथ, कि अगर हम ये पाथ लेते हैं तो विल इट बी अ बेटर चॉइस। इमेजिन यू आर गोइंग फ्रॉम मुंबई टू पुणे, ओके, यू ओपन गूगल मैप्स, गूगल मैप इमीडिएटली सजेस्ट करता है भाई रूट 1 से आप 3 आवर्स, रूट 2 से 4 आवर्स, रूट 3 से 5 आवर्स। सो डिड गूगल फिजिकली ट्रैवल थ्रू ऑल रोड्स फर्स्ट? नहीं ना, इसने क्या किया, एस्टिमेट किया बेस्ट रूट, एंड दैट एस्टिमेशन इज नथिंग बट ह्यूरिस्टिक। आई होप अब आपको समझ में आ गया। क्लियर? सो गुड ह्यूरिस्टिक्स गाइड द प्लानर टुवर्ड्स प्रॉमिसिंग पाथ्स एंड अवॉइड वेस्टिंग टाइम एक्सप्लोरिंग द डेड एंड्स। Clear? I hope you got it, है ना। Now let us understand why heuristics is important. तो why do we need heuristics? So without heuristics जो AI है it will blindly explore every possible path. Suppose you are solving a maze, without heuristic, try left, try right, try up, try down, try again, lots of time will get wasted, right? अगर heuristic है तो you can say like choose direction closer to exist. This can also be a much faster thing, right? So I hope you got it. अभी जो मैं Google Map का दे रही थी तो Google Map doesn't show you every road in India. It directly suggests the most promising route. That is exactly what heuristics do. क्लियर? सो ह्यूरिस्टिक को आप कैसे कंसिडर कर सकते हो? एज अ स्मार्ट गेस, ओके, अ स्मार्ट गेस, दैट इज योर ह्यूरिस्टिक। क्लियर? अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज ए स्टार सर्च विद द ह्यूरिस्टिक्स। क्लियर? सो दिस इज मोस्ट फेमस ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम, दैट इज ए स्टार सर्च। ठीक है, ए स्टार सर्च इसको बोला जाता है। एंड ये एल्गोरिथम कंबाइन करता है एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड एस्टिमेटेड डिस्टेंस रिमेनिंग। क्लियर? प्लीज इस चीज को अच्छे से याद रखो, एक्चुअल कॉस्ट प्लस एस्टिमेटेड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट प्लस एस्टिमेटेड कॉस्ट, इस चीज को आपको हमेशा याद रखना है इन केस ऑफ ए स्टार। ओके, सो ये फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज लाइक बहुत इंपॉर्टेंट वाला फॉर्मूला। सो यहाँ पर यू हैव दिस सी एफ एन इज इक्वल टू जी एन प्लस एच ऑफ एन। ये जो GN है ये आपका एक्चुअल कॉस्ट है। GN क्या है? एक्चुअल कॉस्ट है फ्रॉम स्टार्ट नोड टू द करंट नोड, स्टार्ट नोड टू द करंट नोड, स्टार्ट नोड टू द करंट नोड। फाइन। H ऑफ N क्या है? H ऑफ N क्या है? एस्टिमेटेड कॉस्ट है। क्या है H ऑफ N? एस्टिमेटेड कॉस्ट फ्रॉम करंट नोड टू गोल। ओके, देन यू हैव F ऑफ N। F ऑफ N के अंदर व्हाट यू हैव? F ऑफ N के अंदर यू हैव G ऑफ N प्लस H ऑफ N, यानी कि दिस विल बी द टोटल एस्टिमेटेड गोल।
और टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। ये बहुत मैंने स्लोली आपके दिमाग में बिठाने के लिए बोला है गाइस। बहुत सिंपल है, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन। यू आर सपोज फॉर एग्जाम्पल ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू पुणे, ठीक है, ठीक है। ऑलरेडी आपने ट्रैवल कर लिया है, आपका एक्सपीरियंस है कि 150 किलोमीटर्स लगते हैं, तो ये क्या हो गया आपका जी ऑफ एन, क्या हो गया जी ऑफ एन, ठीक है। देन रिमेनिंग एस्टिमेटेड डिस्टेंस, रिमेनिंग एस्टिमेटेड डिस्टेंस क्या है कि ऑलरेडी आपने इतना ट्रैवल कर लिया है, आपने ऑलरेडी मुंबई से पुणे जाने के लिए आपने 150 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया है, लेकिन अभी आप पुणे पहुंचे नहीं हो, अभी आपके पास रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है 50 किलोमीटर्स है। तो आपका एफ ऑफ एन क्या बन जाएगा कि एटलीस्ट अब आपका जो फाइनल एस्टिमेटेड कॉस्ट होगा वो होगा 200 किलोमीटर। सो दिस अल्गोरिदम प्रेफर्स पाथ्स हैविंग स्मॉलर एफ ऑफ एन, क्लियर। तो जिस भी पाथ का आपको स्मॉलर एफ ऑफ एन मिलेगा वो पाथ विल बी द बेस्ट पाथ, ओके। Now, how to explain it? Very simply, see, ये वाला आप डायग्राम देख लो, दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ योर ए स्टार ह्यूरिस्टिक, क्लियर। सो दिस इज वेरी सिंपल। यहाँ पर आप लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, फ्रॉम द स्टार्ट नोड, ओके। सो एआई स्टार्ट्स फ्रॉम द इनिशियल नोड एंड दिस नोड इज एडेड टू द ओपन लिस्ट। एक ओपन लिस्ट होगी, उसके अंदर आप स्टार्ट नोड को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है। अब व्हाट इज ओपन लिस्ट? तो ओपन लिस्ट इज द कलेक्शन ऑफ नोड्स वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड, क्लियर। थिंक ऑफ इट जैसे कि आपके पास टू डू लिस्ट है कि भाई ये एक एक करके आपको करना है, या फिर आपके पास डेस्टिनेशंस, आप ट्रैवल कर रहे हो फ्रॉम मुंबई टू पुणे, ये डेस्टिनेशंस बीच में आने चाहिए। सो दैट इज द ओपन लिस्ट, द कलेक्शन ऑफ नोड्स वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड, क्लियर। देन आपके पास स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 के अंदर यू हैव टू चेक द ओपन लिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आप ओपन लिस्ट चेक कर रहे हो, क्वेश्चन ये है कि क्या आपकी ओपन लिस्ट एम्प्टी है, क्या आपकी ओपन लिस्ट एम्प्टी है। इफ यस तो नो नोड्स आर रिमेनिंग, ठीक है, नो नोड्स आर रिमेनिंग। एंड इफ नो तो मतलब कि यू हैव टू कंटिन्यू सर्चिंग। जैसे ही ओपन लिस्ट एम्प्टी हो जाती है वैसे ही आपकी एल्गोरिदम स्टॉप कर देगी। व्हाई? क्योंकि आपको जितना एक्सप्लोर करना था आपने सब एक्सप्लोर कर लिया, अब सब खत्म हो गया, मतलब यू आर ऑन टू योर डेस्टिनेशन, राइट। दैट इज ओनली द थिंग। तो अगर नो तभी आपको आगे बढ़ना है सर्चिंग के लिए, अदरवाइज यू हैव टू स्टॉप योर एल्गोरिदम, यू हैव रीच्ड योर गोल, और अदरवाइज नो सोल्यूशन एग्जिस्ट, नो नोड्स आर रिमेनिंग, क्लियर। देन स्टेप 3 के अंदर यू हैव टू पिक द लोएस्ट एफ ऑफ एन, you have to pick the lowest f of n. This is most important step. AI choose करता है the node with the minimum f of n, that which is calculated using this formula, f of n is equal to g of n plus h of n. ये जो h of n है, this is your heuristic cost, ठीक है, that is your estimated cost, clear. Now तो जिसका भी एफ ऑफ एन कम होगा वो वाला नोड यहाँ पर पिक कर लिया जाएगा, क्लियर। स्टेप 4 होगा कि भाई गोल टेस्ट, ठीक है, हैव यू रीच्ड द गोल और नॉट। ये यहाँ पर ये क्वेश्चन होगा, इफ यू हैव रीच्ड द गोल देन सोल्यूशन फाउंड, अदरवाइज यू हैव टू सर्च, ओके, यू हैव टू कंटिन्यू सर्च। एंड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक्सपांड द नेबर्स। सो बेसिकली यू विल जनरेट ऑल द नेबरिंग नोड्स, यू विल देन अगेन कैलकुलेट देयर जी ऑफ एन, एच ऑफ एन एंड एफ ऑफ एन, एंड देन ऐड टू द ओपन लिस्ट, ठीक है। तो अगेन आप उसको ऐड करोगे ओपन लिस्ट के अंदर एंड यू विल पिक द lowest f of n from the open list. Then repeat. Again, I hope you got this thing. So this is what an A-star heuristic search algorithm. Clear? I hope you understood about it. बस आपको ये फ्लो चार्ट बना के दिखाना है, इसी चीज को आपको स्टेप वाइज एक्सप्लेन कर देना है, फाइन। अब why is this A star so popular? A star is very popular because it is intelligent. What it is? It is intelligent, ठीक है, आप बोल सकते हो। Then it is fast, clear. Then it is goal directed, ठीक है, goal directed. Then you can say कि it often finds the optimal path, ठीक है, optimal path आपके maximum time find out हो जाता है, clear, got it. Now what are the types of planning heuristics, clear. So this is what we are going to understand, the different heuristics used in planning, clear. So सबसे पहले you have ignore the delete list heuristic, that is your H plus. तो इसका basic idea है you have to pretend that actions never create negative effect. Suppose action है कि move robot, तो normally robot will leave the old position, तो you have to ignore the delete list, मतलब कि you have to pretend कि robot can be at both the places, okay, we ignore the negative consequences. So why do this? Because it makes planning easier and it produces optimistic estimates, clear. तो बस यही है, I hope you understood. So it will remove all delete effects from actions, making planning easier, and this gives an admissible, that is never overestimating the lower bound, ठीक है। तो ignore कर दो deletes को, यानी कि you are ignoring
the problems in short. ठीक है, I hope you understood. Now secondly you have level sum heuristic. So this uses planning graph. Okay, it will find the level. जो planning graph होता है, आपको पता है कि what you do, you find the level where each goal first appears, right? And then you will add all the levels together. जैसे कि goal A है, that appears at level 2, goal B appears at level 3, तो आपका level sum क्या निकलेगा? 2 plus 3 5 निकलेगा. That's it. ठीक है, so this is how it works and it is more informative than the ignore delete वाला form. Okay, तो इसमें लेवल सम में आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सारे के सारे जो गोल लेवल्स हैं उनको ऐड करना है. ठीक है, देन यू हैव मैक्स लेवल ह्यूरिस्टिक. तो बेसिकली इंस्टेड ऑफ एडिंग ऑल द लेवल्स, टेक ओनली द हाईएस्ट लेवल. क्लियर? जैसे कि गोल ए है लेवल 2 पे, गोल बी है लेवल 5 पे, गोल सी है लेवल 3 पे, तो मैक्स लेवल क्या है इनमें? 5. तो मतलब इतने मैक्सिमम वैल्यू है जो आपको कंसीडर करनी पड़ेगी. ठीक है, सो दिस इज वेरी क्लियर एंड डायरेक्टली आप बिगेस्ट लेवल को यहाँ पर चूज कर लेते हो. दैट इज व्हाई इट इज मैक्स लेवल ह्यूरिस्टिक. देन यू हैव सेट लेवल ह्यूरिस्टिक. तो सेट लेवल इट इज मोर एडवांस्ड वर्जन ऑफ मैक्स लेवल. क्यों? क्योंकि ये चेक करता है गोल लेवल्स को और म्यूटेक्स कंडीशंस को भी. ठीक है, गोल लेवल्स को और म्यूटेक्स कंडीशंस को भी. म्यूटेक्स का मतलब मैंने आपको समझा दिया. अगेन रिमाइंड, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, यानी दो एक्शंस एक साथ नहीं परफॉर्म हो सकते. क्लियर? लाइट ऑन लाइट ऑफ कैन नॉट बी ट्रू साइमल्टेनियसली, देयरफॉर म्यूटेक्स. सो व्हाई इट इज बेटर? बिकॉज इट कंसीडर्स इंटरैक्शन बिटवीन द गोल्स. ओके, एंड मोर एक्यूरेट एस्टिमेट्स यू गेट. क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड. सो ये चार आपके टाइप्स ऑफ प्लानिंग ह्यूरिस्टिक्स हैं. क्लियर? देन ह्यूरिस्टिक का यहाँ पर आपके पास ये कंपैरिजन है, यू कैन जस्ट रीड इट आउट. ठीक है, देन यू हैव हियरार्चिकल प्लानिंग गाइस. ओके, ह्यूरार्चिकल प्लानिंग 2025 के दोनों भी पेपर में आपको ये आया हुआ है. 2022 में इससे पहले आया था. क्लियर? सो प्लीज रिमेंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ अभी हमने ऑटोमेटेड प्लानिंग पढ़ लिया, क्लासिकल प्लानिंग पढ़ लिया, प्लानिंग एल्गोरिथम्स पढ़ लिए, ह्यूरिस्टिक्स पढ़ लिया. So now let's discuss a very practical problem. Suppose I ask you, organize a wedding. Okay, can you complete it in a single step? No, because it is a huge task, right? So we first divide it into smaller tasks and then we complete them one by one. This is exactly the idea behind hierarchical planning. Clear? So please pay a special attention क्योंकि ये recent papers के अंदर आया हुआ question है. ठीक है, नाउ व्हाट इज हियरार्चिकल प्लानिंग? वेरी बेसिक. हियरार्चिकल प्लानिंग क्या है? इट इज अ प्लानिंग टेक्निक इन विच कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर एंड मैनेजेबल सब टास्क. बहुत ज्यादा सिंपल. तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग वन ह्यूज प्रॉब्लम, आप 4 छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो इंस्टेड ऑफ वन ह्यूज प्रॉब्लम. Okay, so I hope you got it. Why do we need this? Tell me, why do we need hierarchical planning? Imagine करो you're planning an entire college fest. So without dividing tasks काफी confusion हो सकता है, काफी time consuming हो सकता है, काफी difficult हो सकता है to manage. आफ्टर डिकम्पोजिशन अगर आपने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है तो वेन्यू मैनेजमेंट इज पॉसिबल, स्पॉन्सरशिप इज पॉसिबल, रजिस्ट्रेशन इज पॉसिबल, फूड अरेंजमेंट इज पॉसिबल. तो आपने क्या कर दिया? डिफरेंट शॉर्ट स्टेप्स के अंदर, स्मॉल स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर दिया. ओके, सो दिस इज एवरीथिंग बिकम्स इजियर. ओके, what is the part? The real life analogy, if I tell you. So see, just understand कि wedding is, this particular example is very important. Suppose your goal is organized wedding. Okay, so this is a high level goal. Now break it into smaller task again. मिड लेवल टास्क में बुक करो भाई, इनविटेशंस भेजो, अरेंज करो फूड. ओके, तो ये सारी क्या है? ये सारी मिड लेवल टास्क है. तो व्हाट यू डू, यू विल जस्ट प्लान अ शॉर्ट थिंग्स. ठीक है, लो लेवल टास्क में हो सकता है कि आप वेन्यू मैनेजर को कॉल कर रहे हो, अवेलेबिलिटी को चेक कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, है ना. इनविटेशंस के अंदर आप डिजाइन कर रहे हो, कार्ड्स प्रिंट कर रहे हो, डिलीवर कर रहे हो. यू आर अरेंजिंग फूड, मतलब कि आप कॉन्टैक्ट करो केटरर्स को, यू आर फाइनलाइजिंग द मेन्यू. सो दिस प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअसली ब्रेकिंग टास्क इज कॉल्ड एज हियरार्चिकल प्लानिंग. तो बिग गोल्स स्मॉल गोल्स में कन्वर्ट होते हैं एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू टेक एक्शंस. सो दिस सिंगल लाइन एक्सप्लेन्स द हियरार्चिकल प्लानिंग. क्लियर? तो काफी चीजें मैंने आपको ऐसे ही समझा दी. नाउ लेट अस सी अंडरस्टैंड दिस. Hierarchical planning solves the complex problems by breaking them into smaller manageable subtasks. Like how a manager delegates to team leads, who delegate to the team members.
ओके। वैसे ही रियल लाइफ एनालॉजी की बात करें तो प्लानिंग जो मैंने आपको अभी बताया, द सेम पार्ट, तो हाई लेवल, मिड लेवल और लो लेवल, तो ऐसे आपने क्या कर दिया, आगे आगे जो है ना डिवाइड करते गए आप कामों को, ठीक है। ये आपके मिड लेवल हो गए, इससे आपने और हाई लेवल्स को सॉरी लो लेवल्स को डिवाइड किया। दिस इज नथिंग बट हायरार्की। Clear? Now what is hierarchical task network planning? That is HTN. Okay, again it is important 2022 के अंदर, लेकिन इसका क्वेश्चन आया था डायरेक्ट, आपको राइट नोट ऑन hierarchical task network planning के बारे में बोला गया था। क्लियर? Now what is HTN? HTN, it is the most popular approach used in hierarchical planning. Clear? अब HTN starts with the high level task, okay, and repeatedly वो decompose करता रहता है उसको into smaller task until executable जो actions है वो नहीं मिल जाते, ठीक है। तो सिंपल क्या है, HTN is the most popular hierarchical planning approach. It uses methods to decompose non-primitive यानी high level tasks into the primitive, that is the executable tasks, ठीक है। तो HTN कॉन्सेप्ट के अंदर primitive task है। primitive task क्या है? It is a task that can be executed directly, ठीक है, जिसमें कोई भी decomposition नहीं है possible, जैसे कि वेन्यू मैनेजर को कॉल करना है ना, तो दिस कैन बी डायरेक्टली परफॉर्म, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज प्रिमिटिव टास्क, ओके। Then you have non-primitive task. Non-primitive task के अंदर this is high level task that still needs to be divided further. जैसे you are arranging wedding, okay? It cannot be performed directly. It must be decomposed. Hence non-primitive task. Clear? So I hope primitive task और non-primitive task आपको समझ में आ गया. Now ये आप ऐसे समझ सकते हो low level और इसको समझ सकते हो high level task. Clear? Then method है आपके पास. So method क्या है? एक recipe है, एक procedure है which you are going to use to divide a task into sub task, है ना। जैसे कि आपको फूड अरेंज करना है तो मेथड क्या हो सकता है, केटरर को कॉल करो, मेन्यू सिलेक्ट करो, ऑर्डर प्लेस करो, है ना, ये सारा क्या हो गया, मेथड हो गया। तो दिस इज नथिंग बट द मेथड। देन डिकम्पोजिशन की बात करें, सो द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अ टास्क इनटू स्मॉलर टास्क। क्लियर? जैसे डिवाइड एंड कॉन्कर, डिकम्पोजिशन का मतलब समझो डिवाइड एंड कॉन्कर। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ सी द HTN डायग्राम। दिस इज वेरी सिंपल थिंग जो अभी आपने समझा। देखो मैंने एकदम बेसिक में आपको बताया। सी यहाँ पर डू नॉट ट्राई टू मेमोराइज दिस, जस्ट आप समझ लोगे तो आपको याद हो जाएगा। सी लेवल 0 के ऊपर यू हैव द हाई लेवल गोल, ठीक है। आपका गोल है दैट यू हैव टू असेंबल द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यू हैव टू असेंबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मतलब ये फाइनल ऑब्जेक्टिव है, हाई लेवल गोल है। सो टेल मी, कैन बी डायरेक्टली असेंबल एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? नो, वी नीड स्मॉलर टास्क, देयरफॉर डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है एंड यू गेट लेवल 1 जिसमें आपके पास मिड लेवल टास्क हैं, ठीक है। सो द मेन गोल इज डिवाइडेड इनटू पिक कंपोनेंट्स, कनेक्ट पार्ट्स, इंस्पेक्ट quality and then package, okay. So these are called as non primitive task because they still need further breakdown, है ना। कंपोनेंट्स पिक करना है लेकिन डायरेक्टली एक ही स्टेप का काम नहीं है। सो नाउ ईच टास्क इज डिकम्पोज्ड अगेन, यू विल पिक कंपोनेंट्स, इट बिकम्स स्कैन इन्वेंटरी, ग्रिप द पार्ट, देन कनेक्ट पार्ट्स में सोल्डर करो, स्नैप कनेक्टर्स, ओके। देन इंस्पेक्ट के अंदर विजुअल चेक करो, टेस्ट रन करो, पैकेज के अंदर सील बॉक्स करो, है ना। नाउ दीज टास्क आर एग्जीक्यूटेबल, सो दीज आर नाउ कॉल्ड एज द प्रिमिटिव टास्क। क्लियर? तो ये थे नॉन प्रिमिटिव एंड ये है प्रिमिटिव। क्लियर? सो दिस इज द हार्ट ऑफ योर HTN प्लानिंग guys. Clear? आई होप यू गॉट दिस थिंग। सो सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको इतना बड़ा डायग्राम नहीं बनाना है HTN का, आप कैसे बना सकते हो, हाई लेवल गोल converted into mid level task, that is the sub task converted into the primitive task, that is okay, that is the only thing you have to do, okay. Now I hope you understood. Now advantages के अंदर हम क्या देख सकते हैं, the scalability, है ना। so जैसे कि it can handle very large real world problems, जैसे कि airport management, smart cities, supply chains, इतने बड़े चीजों को आप छोटे छोटे करके solve कर सकते हो। reusability की बात करें तो same methods can be reused, okay। जैसे कि wedding planning method है, it can be reused for the multiple weddings, right? Then you have readability. Readability की बात करें तो the plans become easier to understand. So instead of one giant plan, we get organized subtasks over here. Clear? Then we have efficiency. तो efficiency के अंदर जो search space है that becomes smaller. Why? Because AI focuses only on the relevant subtasks. Okay? Hence planning become faster. Clear? So I hope you understood. This is very important and hierarchical के साथ हो सकता है आपको कंपैरिजन पूछा जाए, है ना, किसके साथ, क्लासिकल प्लानिंग का और आपकी हियरार्चिकल प्लानिंग का, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आपको कंपैरिजन पूछा जा सकता है, तो उसमें आप क्या लिखोगे मुझे बताओ। यहाँ पर क्लासिकल के अंदर आप क्या करते हो, आप डायरेक्टली सॉल्व करते हो, ठीक है।
डायरेक्टली सॉल्व करते हो। हिरार्चिकल के अंदर बात करें तो आप क्या करते हो, ब्रेक करते हो। सबसे पहले सॉल्व करने से पहले आप ब्रेक करते हो पूरी चीजें। यहाँ पर लार्ज सर्च स्पेस होती है, ठीक है, सर्च स्पेस आपको मैंने पहले ही समझा दिया इस टर्म को। सो लार्ज सर्च स्पेस होती है एंड यहाँ पर स्मॉलर सर्च स्पेसेस होती हैं, ठीक है। ये लेस स्ट्रक्चर्ड है, क्या है ये, लेस स्ट्रक्चर्ड है और ये काफी ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है। देन दिस इज सुटेबल फॉर सिंपल प्रॉब्लम्स, ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम्स के अंदर दिस इज सुटेबल एंड दिस इज सुटेबल फॉर द कॉम्प्लेक्स वंस। क्लियर, तो ये आप इतनी चीजें अच्छे से याद रख सकते हो और जो आपको याद है वो लिख सकते हो, ठीक है। नाउ एक और रिवीजन आप कर लो भाई, आपका रिवीजन है इंपॉर्टेंट किसके लिए, हिरार्चिकल प्लानिंग के लिए। क्यों, क्योंकि दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग एंड आई होप अब आप समझ चुके हो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है। जस्ट अंडरस्टैंड, हिरार्चिकल प्लानिंग के अंदर आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को स्मॉलर मैनेजेबल टास्क में डिवाइड करते हो। HTN का यूज होता है, यानी कि हिरार्चिकल टास्क नेटवर्क का यूज होता है, विच इज द मोस्ट प्रॉपर हिरार्चिकल प्लानिंग अप्रोच। इसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं प्रिमिटिव टास्क, नॉन प्रिमिटिव टास्क, मेथड और डिकम्पोजिशन। तो इसका फ्लो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया थ्रू द डायग्राम, ओके। एडवांटेजेस के अंदर स्केलेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी, रीडेबिलिटी, एफिशिएंसी। क्लियर, बस दैट्स इट। आई होप यू अंडरस्टूड, आई होप यू गॉट इट, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्लानिंग एंड एक्टिंग इन द नॉन डिटर्मिनिस्टिक डोमेन्स। सो टिल नाउ क्लासिकल प्लानिंग हमने समझ लिया, वी assumed something is very important that every action always works perfectly. But let me ask you a question. Have you ever planned to reach college in 30 minutes and then suddenly got stuck in traffic? सबके साथ होता है, राइट? और हैव यू एवर ट्राइड टू डाउनलोड अ फाइल एंड योर इंटरनेट स्टॉप वर्किंग? सो रियल लाइफ के अंदर थिंग्स डोंट ऑलवेज गो अकॉर्डिंग टू प्लान एंड दैट्स एग्जैक्टली वेयर द नॉन डिटर्मिनिस्टिक प्लानिंग कम्स इनटू पिक्चर। अगेन ये 2024, 2023, अगेन 2023 का दूसरा पेपर, 3 पेपर्स के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन प्लानिंग इन नॉन डिटर्मिनिस्टिक डोमेन। तो प्लीज इस चीज को अच्छे से समझो। सो व्हाट यू शुड राइट इन एग्जाम, तो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन आपने लिखना है, व्हाई डज इट मैटर्स, कंटिंजेंसी प्लानिंग, टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी, ओके, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन प्लानिंग एंड एग्जाम्पल, दैट्स इट। तो ये पूरी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी इफ नॉन डिटर्मिनिस्टिक डोमेन का क्वेश्चन आता है तो। नाउ फर्स्ट अंडरस्टैंड डिटर्मिनिस्टिक। तो क्लासिकल प्लानिंग के अंदर सेम एक्शन से आपको सेम रिजल्ट मिलता है ना। जैसे कि अगर कैलकुलेटर है 2 + 2 से 4 मिलेगा तो 2 + 2 से 4 ही मिलेगा, कोई आपको इसमें सरप्राइज वाली बात नहीं है, बिकॉज इट इज डिटर्मिनिस्टिक। नाउ व्हाट इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक, इट मींस जो एक एक्शन है इट कैन प्रोड्यूस मल्टीपल आउटकम्स। सपोज एक रोबोट है, इट ट्राइज टू पिक अप अ बॉक्स, तो पॉसिबल रिजल्ट है कि वो सक्सेसफुल हो जाता है या फिर वो ऑब्जेक्ट स्लिप हो जाता है या रोबोट की जो ग्रिप है वो लॉस हो जाती है। तो सेम एक्शन लेकिन डिफरेंट आउटकम्स हैं, सो दिस इज नॉन डिटर्मिनिज्म, ओके। सो व्हाट इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक प्लानिंग इन रियल वर्ड्स, एक्शन डू नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट, रोबोट में स्लिप, कमांड में फेल और द एनवायरनमेंट में चेंज अनएक्सपेक्टेडली। क्लियर है? So that is where the non-deterministic comes, okay. So I hope you got it. Now let us understand the need, okay, why non-determinism matters. So the classical planning assumes every action always work perfectly, है ना। क्लासिकल में हम अज्यूम कर लेते हैं हर चीज परफेक्टली वर्क करेगी, बट रियलिटी में मशीन फेल कर सकती है, सेंसर्स फेल कर सकते हैं, वेदर आपका चेंज हो सकता है, नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो सकता है ना। तो इसके अंदर रियलिटी के अंदर आपकी ये सारी चीजें हैं, जैसे कि रोबोट ग्रिपर वाला एग्जाम्पल, रोबोट ने एक ऑब्जेक्ट को ग्रैब करने का ट्राई किया तो आउटकम सक्सेस है या तो फेलियर है, मतलब 2 आउटकम्स है, एक प्रॉपर आउटकम नहीं है एज कंपेयर टू क्लासिकल प्रॉब्लम, ठीक है। देन इंटरनेट कनेक्शन का है भाई, इंटरनेट कनेक्शन व्हाइल डाउनलोडिंग में कंटिन्यू में डिस्कनेक्ट, राइट। वेदर फोरकास्ट के अंदर अगर हम बात करें तो वेदर चेंज हो सकता है आपका, है ना। तो वेदर फोरकास्ट में यू कैन कैरी अम्ब्रेला और रेन में अकर, रेन में नॉट अकर, देयरफॉर एआई मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज। एक एक्शन के बहुत सारे आउटकम्स हो सकते हैं, एक एक्शन के बहुत सारे आउटकम्स हो सकते हैं, सो दैट इज व्हाई वेयर नॉन डिटर्मिनिज्म मैटर्स, ओके। अब ये जो कंटिंजेंसी प्लानिंग है, राइट, whenever नॉन डिटर्मिनिस्टिक प्लानिंग इज आस्क्ड, कंटिंजेंसी प्लानिंग इज इट बिकम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ओके। आपको एक्सप्लेन करना है कंटिंजेंसी प्लानिंग को whenever you are explaining non deterministic planning, clear? So what is this contingency planning? So instead of creating one fixed plan, AI क्या करता है, बैकअप प्लान्स को प्रिपेयर करता है। मतलब सिंपल मीनिंग, इफ AI says कि if this happen then do this, if something else happen then do something else. So यहाँ पर ये जो if then का स्ट्रक्चर है, this is called as contingency planning.
रियल लाइफ एग्जांपल, सपोज यू आर ट्रैवलिंग टू कॉलेज, ओके, प्लान ए है कि भाई आप ट्रेन से जा रहे हो, ठीक है, अगर ट्रेन कैंसिल हो जाए तो आप किससे जाओगे, बस से जाओगे, अगर बस भी कैंसिल हो जाए या बस भी अनअवेलेबल हो तो यू विल बुक ऑटो. So did you notice something? You already prepared the backup plans and that is contingency planning. Clear? ओके, नाउ दिस डायग्राम इज देयर, जो आप बना सकते हो, एकदम सिंपल सा है. आपके पास एक्शन है, ठीक है, यहाँ पर एक्शन के अंदर हमने क्या लिखा है, सपोज रोबोट है, रोबोट ने एक एक्शन परफॉर्म किया एंड उसका एक्शन है कि उसको एक ऑब्जेक्ट को ग्रिप करना है, पकड़ना है, ठीक है. सो द रोबोट ट्राइज टू पिक एन ऑब्जेक्ट, दिस इज द एक्शन. तो इसमें आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, सी देयर आर टू पॉसिबिलिटीज विच कैन अराइज. सक्सेस हो सकता है 70%, फेलियर हो सकता है 30%. तो सक्सेस के अंदर हो सकता है कि रोबोट ने सक्सेसफुली इस ऑब्जेक्ट को ग्रिप कर लिया, तो देन इट विल मूव टू द डेस्टिनेशन, तो उसका गोल जो है वो अचीव हो गया. ओके, फेलियर के अंदर यहाँ पर रोबोट ने फेल कर दिया टू ग्रिप द ऑब्जेक्ट, सो नाउ व्हाट, डज द प्लानिंग स्टॉप, नो, सेकेंड री अटेम्प्ट में आप जाओगे, यू विल रीट्राई द ग्रिप. ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर आप क्या करोगे, बैकअप प्लान आपका काम करेगा. रोबोट वापस से मूव करना ट्राई करेगा, वापस से ग्रिप बनाने का ट्राई करेगा, ठीक है, एंड दैट इज ओनली द थिंग. अगर बार बार बहुत बार फेल हो गया तो नेक्स्ट टाइम इट विल कॉल ह्यूमन फॉर दी हेल्प. Clear? So this is the backup plan. Clear? I hope you got it. So AI did not create one plan. AI can create multiple plans, and this is the essence of contingency planning. Action हो भाई, सक्सेस होगा या तो फेलियर होगा, फेलियर हुआ तो बैकअप प्लान प्रेजेंट है. क्लियर? सो कंटिजेंसी प्लानिंग क्या यूज करता है, हमेशा याद रखो, इफ देन ब्रांचेस या फिर इफ देन पॉसिबिलिटीज का यूज करता है टू हैंडल अनसर्टन आउटकम्स. क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड. नाउ देयर आर सम टाइप्स ऑफ अनसर्टनिटी. Clear? So let's understand different kinds of uncertainty. सबसे पहले you have non-deterministic actions. So one action can produce multiple outcomes. जैसे रोबोट opens a door, पॉसिबल आउटकम से डोर ओपन हो गया या फिर डोर स्टक हो गया. सेम एक्शन के डिफरेंट रिजल्ट्स हो सकते हैं. सो दिस इज द नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक्शन. तो हमेशा नॉन डिटर्मिनिस्टिक का तो मतलब अपने दिमाग में फिट कर दो कि मल्टीपल पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं. Then you have partial observability, मतलब agent कैन नॉट सी द कंप्लीट एनवायरमेंट. जैसे कि आप क्या कर रहे हो, आप ड्राइव कर रहे हो लेकिन फॉग है ना, फॉग के अंदर ड्राइव कर रहे हो तो यू कैन नॉट सी एवरीथिंग, सम इंफॉर्मेशन इज हिडन एंड दैट इज वेयर द प्लानिंग बिकम्स डिफिकल्ट. क्लियर? तो दैट इज पार्शियल ऑब्जर्वेबिलिटी. देन यू हैव स्टोकेस्टिक एक्शन. सो ईच आउटकम हैज अ नोन प्रोबेबिलिटी. जैसे कि वेदर फॉरकास्ट है, रेन होगी 80% चांस, नहीं होगी 20% चांस, तो प्रोबेबिलिटीज आर नोन, हेंस इसको स्टोकेस्टिक बोला जाएगा. हमेशा स्टोकेस्टिक आया तो प्रोबेबिलिटी वर्ड आपको याद रखना है. देन यू हैव कन्फॉर्मेंट प्लान. कन्फॉर्मेंट प्लान क्या है, तो जस्ट अंडरस्टैंड इट इज नथिंग बट अ प्लान दैट वर्क्स करेक्टली इन ऑल सिचुएशंस even when the observations are unavailable. Okay, suppose you are carrying umbrella and raincoat, whether rain comes or not you are prepared, that is a conformant plan. Clear? I hope you got it. So this is nothing but the four types of uncertainties, okay, which you consider in the hierarchical planning. Okay, hierarchical planning, or you can just understand non-deterministic domains. Okay, I was wrong, hierarchical नहीं, non-deterministic domains. क्लियर? नाउ ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन प्लानिंग. सो यहाँ पर ये क्या है, बहुत काफी कंपैरिजन इंपॉर्टेंट है, ऑफलाइन प्लानिंग और ऑनलाइन प्लानिंग. तो ऑफलाइन के अंदर जो प्लानिंग है इट इज कंप्लीटेड बिफोर द एग्जीक्यूशन बिगिंस, है ना, पहले प्लान करोगे और उसके बाद एग्जीक्यूट करोगे. जैसे कि यू आर प्रिपेयरिंग अ ट्रैवल आइटिनरी बिफोर स्टार्टिंग द जर्नी, तो अजम्पशन क्या होगा कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आपके पास. ओके, देन यू हैव ऑनलाइन प्लानिंग. ऑनलाइन प्लानिंग के अंदर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन साथ में हो रहा होता है. आप ऑब्जर्व कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, एग्जीक्यूट कर रहे हो, वापस ऑब्जर्व कर रहे हो, प्लान कर रहे हो. जैसे कि कोई लोग होते हैं, है ना, कोई लोग होते हैं कि भाई हम लोग निकल जाते हैं लोनावला की तरफ, देखेंगे वहां पर जो जो स्पॉट्स अच्छे अच्छे दिखेंगे, वी विल गो देयर. तो आपने क्या किया, यू आर जस्ट प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग एट दी सेम टाइम, है ना. सो दिस इज व्हाट द ऑनलाइन प्लानिंग लुक्स लाइक. देन यू हैव इंटरलीविंग. दिस टर्म इज इंपॉर्टेंट. प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन अकर्स अल्टरनेटिवली. प्लान करो, ठीक है, प्लान फ्यू स्टेप्स, एग्जीक्यूट, ऑब्जर्व रिजल्ट, रीप्लान करो, एग्जीक्यूट करो वापस. सो दिस इज व्हाट इंटरलीविंग लुक्स लाइक. ओके, सो ये तीनों चीजें आप अच्छे से समझ पाए, तीनों इन द सेंस दो, ऑफलाइन और ऑनलाइन प्लानिंग. जस्ट रिमेंबर दिस थिंग्स. क्लियर? नाउ इसके अंदर दिस पार्ट इज ओवर, राइट, इतना ही था. नाउ नेक्स्ट वी हैव टाइम शेड्यूल्स एंड रिसोर्सेज. ठीक है, टाइम शेड्यूल्स एंड रिसोर्सेज. तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, अभी तक हमने क्लासिकल प्लानिंग पढ़ ली, प्लानिंग
planning algorithms, heuristics, hierarchical planning, non-deterministic planning. But now let's think about a real world problem. Suppose I tell you कि आपको एक केक बनाना है, ठीक है, you have to bake a cake. You can simply write bake cake and finish the planning. No. So because many practical questions arise, like how much time will it take, which task should happen first, can two tasks happen together, do we have enough resources, this question leads to temporal planning and resource planning. Okay, suppose this topic has appeared in one of the paper, 2022 के अंदर this was the question as, जिसमें आपको बोला था explain the terms of टाइम एंड शेड्यूल फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ टेम्पोरल प्लानिंग. क्लियर? तो ये क्वेश्चन आया था, दिस मेक्स दिस टॉपिक इंपॉर्टेंट. सो सबसे पहले व्हाट इज टेम्पोरल प्लानिंग? व्हाट इज टेम्पोरल प्लानिंग? वी विल फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्लासिकल प्लानिंग इससे पहले. क्लियर? सो क्लासिकल प्लानिंग के अंदर हमने क्या किया, हमने एक्शंस को अज्यूम किया दैट दे विल हैपन इंस्टेंटली. ठीक है, जैसे अगर हमने लिख दिया कि डोर ओपन, तो मतलब कि आप रूम में एंटर कर गए समझो. ठीक है, सो एआई अज्यूम्स दिस एक्शंस हैपन इमीडिएटली. ओके, इमीडिएटली. सो व्हाट इज द थिंग, रियल लाइफ प्रॉब्लम ये है, रियलिटी इज डिफरेंट. फॉर एग्जांपल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, जैसे टास्क आपके पास है कि आपको एआई भी पढ़ना है, आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट भी पढ़ना है, आपको रिवाइज भी करना है. Each task takes time, so therefore planning must consider duration, deadlines, scheduling, resource usage. This is called temporal planning. Okay, this is called temporal planning. Why temporal planning is needed? Because real world task assumes time. Okay, or they will consume time. So making a cake वाली अगर हम बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं, टास्क क्या क्या है. जैसे व्हाट आई सेड, यू आर मेकिंग अ केक, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यू विल प्री हीट ओवन, देन यू विल प्रिपेयर मिक्सचर, देन यू विल व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट बेक द केक, you can decorate the cake. So each task requires time, therefore time must be the part of planning. क्लियर? तो टी से याद रख सकते हो, टी से आप याद रख सकते हो टाइम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्लानिंग पार्ट. क्लियर? सो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ड्यूरेशन है ना. तो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एन एक्शन इज नथिंग बट द ड्यूरेशन. क्लियर? तो जैसे कि केक बनाने के लिए 30 मिनट्स लगेंगे, तो दैट इज द ड्यूरेशन. ओके, यहाँ पर concurrent actions are there. concurrent actions मतलब कि multiple actions which are happening simultaneously. जैसे कि अगर आप ओवन को प्री हीट कर रहे हो तो तब उतने टाइम तक you can also mix the ingredients, right? both can happen together. So again यहाँ पर it will save time. okay, then यहाँ पर है आपके पास डेडलाइन. तो डेडलाइन के अंदर a fixed time before which the task must be completed. जैसे कि आपने अपने आप को मतलब बोल दिया है कि भाई 7 बजे से पहले केक बेक हो जाना चाहिए बिकॉज गेस्ट आर गोइंग टू अराइव. तो दैट इज द थिंग. या फिर असाइनमेंट सबमिशन का टाइमिंग है बिफोर 12. ओके, सो दिस इज द डेडलाइन. क्लियर? दैट इज द लास्ट टाइम लिमिट. यू हैव विंडो. विंडो क्या है? विंडो क्या है? द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच एन एक्शन कैन बिगिन. जैसे कि आपका जो इंटरव्यू है वो 10 से 12 बजे के बीच में होगा. दिस इज द रेंज इन द विंडो. तो विंडो क्या है? अलाउड टाइम रेंज. क्लियर? देन यू हैव प्रेसिडेंस. तो वन टास्क मस्ट फिनिश बिफोर अनदर कैन बिगिन. तो यहाँ पर आपका क्या है कि आपके एग्जाम से पहले क्या होनी चाहिए? स्टडी होनी चाहिए, राइट? सो कैन यू गिव एन एग्जाम बिफोर स्टडिंग? नो. हेंस स्टडी प्रेसीड्स एग्जाम. बस इतना याद रखो. प्रेसिडेंस होता है पहले ये, बाद में ये, फिर ये. दैट इज व्हाट योर प्रेसिडेंस इज. तो टेम्पोरल प्लानिंग के अंदर ये 5 चीजें आप अच्छे से याद रख सकते हो. नाउ यू हैव अ शेड्यूलिंग डायग्राम. ठीक है, शेड्यूलिंग डायग्राम के अंदर आप इसको बहुत प्रॉपरली समझ सकते हो, जो मैंने केक वाला एग्जांपल दिया. फर्स्ट यू हैव टाइम एक्सेस, सबसे पहली बात. ठीक है, यहाँ पर इसका पर्पस ये है टू शो द टास्क ड्यूरेशन, कॉन्करेंट टास्क, सम डिपेंडेंसीज, द शेड्यूल. तो स्टेप 1 के अंदर यू हैव द टाइम एक्सेस, जिसमें आपके पास है 0 मिनट्स, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स एंड ऑल. क्लियर है? सो दिस इज द टाइम लाइन. स्टेप 2 है आपका कि सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, आप प्री हीट कर रहे हो ओवन को, इसको इतना टाइम लगेगा. उसी के साथ साथ आपने क्या किया, आपने इंग्रेडिएंट्स भी मिक्स किया, तो इट विल take again for 15 minutes. Then prepare filling, bake cake, cool and decorate. Okay, so these are all the steps you are going to perform on the specific time, है ना? So this is what is your scheduling diagram. Clear? I hope you understood. So simple था, it was very simple. Then you have resource planning. resource planning की बात करें तो planning is not only about time, it is also about resources, है ना? जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि क्या एक फैक्ट्री प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकती है विदाउट वर्कर्स, विदाउट मशीन्स, विदाउट रॉ मटेरियल्स? नो. सो देयरफॉर AI must plan resources also. that is what your resource planning is. okay, तो यहाँ पर resource planning में you determine how available resources are allocated efficiently to complete the task. okay, so actions often consume limited
resources such as time, fuel, money, workers और रॉ मटेरियल्स। तो आपके पास 3 टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं, कंज्यूमेबल रिसोर्स, रीयूजेबल रिसोर्स एंड कैपेसिटी रिसोर्स। कंज्यूमेबल रिसोर्स की बात करें, सो द रिसोर्सेज दैट गेट परमानेंटली यूज्ड, जैसे कि फ्यूल, मनी, रॉ मटेरियल्स। ओके, सो इफ यू बर्न 1 लीटर पेट्रोल, इट इज गॉन फॉर एवर। ओके, सो दैट इज कंज्यूमेबल, जो अगर एक बार कंज्यूम हो गया तो मतलब कंज्यूम हो गया। एक बार आपने 100 रुपए उड़ा दिए मतलब उड़ा दिए, आपके पास वापस नहीं आ रहे वो 100 रुपए, है ना, दैट पर्टिकुलर 100 रुपए की मैं बात कर रही हूँ। क्लियर? आपने जो मैंने पेट्रोल का एग्जांपल दिया, आपने 1 लीटर पेट्रोल यूज कर दिया, जला दिया, खत्म कर दिया, वो वापस आएगा नहीं। यू हैव टू जस्ट कंसिडर द अदर 1 लीटर पेट्रोल। तो एक बार कंज्यूम हो गया मतलब कंज्यूम हो गया। रीयूजेबल रिसोर्सेज की बात करें, सो द रिसोर्सेज दैट बिकम अवेलेबल अगेन आफ्टर यूज, जैसे कि वर्कर्स हो गए, मशीन्स हो गई, कंप्यूटर्स हो गए। एक मशीन, अ मशीन कैन बी यूज्ड अगेन टुमारो। ओके, दैट इज द रीयूजेबल पार्ट। कैपेसिटी रिसोर्सेज की बात करें, सो द रिसोर्सेज विद द लिमिटेड स्लॉट्स और कैपेसिटी। सपोज फैक्ट्री हैज 3 मशीन, सो ओनली 3 जॉब्स कैन रन साइमल्टेनियसली, तो कैपेसिटी बिकम्स अ कंस्ट्रेंट। ओके, तो कैपेसिटी क्या है आपकी, मैक्सिमम लिमिट है। क्लियर? तो कंपैरिजन के अंदर आप क्या लिखोगे इन तीनों के, कंज्यूमेबल, रीयूजेबल और कैपेसिटी के अंदर? कंज्यूमेबल में आपके पास फ्यूल, मनी आ सकता है, रीयूजेबल में वर्कर्स, मशीन्स आ सकती हैं, कैपेसिटी के अंदर पार्किंग स्लॉट्स, मशीन लिमिट, ये सारी चीजें आ सकती हैं। ओके, okay, I hope you got it. Now this is PDDL 2.1 temporal extension, so don't panic seeing this syntax. Examiners usually expect only basic understanding. तो what is PDDL अगर पूछा जाए तो it is planning domain destination planning domain definition language. Okay, so ये कुछ नहीं है, एक language है which is used to represent the planning problems. ठीक है? और why PDDL 2.1? because it is the earlier version which handled actions. Okay, तो इसके अंदर टाइम, ड्यूरेशन और टेम्पोरल कंस्ट्रेंट्स वगैरह जो है वो यूज किए गए थे। ठीक है, डोंट वरी, ये कोई आपसे पूछेगा नहीं। ओके, ओके, नाउ वी हैव द एनालिसिस ऑफ द प्लानिंग अप्रोचेस। ठीक है, काफी सिंपल से अब कॉन्सेप्ट्स बचे हैं आपके पास। ओके, तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, अगेन आई रिवाइज। क्लासिकल प्लानिंग, स्टेट स्पेस सर्च पढ़ा, ग्राफ प्लान, सेट प्लान पढ़ा, हायरार्चिकल प्लानिंग, नॉन डिटर्मिनिस्टिक प्लानिंग, टेम्पोरल प्लानिंग। ओके, बट नाउ अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये, which planning approach is better? So can we say graph plan is best or set plan is best? No, because every planning approach has its own strengths and weaknesses. So अब ये जो topic है, this will compare all the planning approaches and understand when each one should be used. Okay, तो ये आपके 2025 में, 2024 and 2022 3 साल में सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि एनालाइज करो वेरियस प्लानिंग अप्रोचेस इन डिटेल। क्लियर? तो नाउ यहाँ पर सी आपको क्या लिखना है, व्हाई डू वी एनालाइज प्लानिंग अप्रोचेस? सबसे पहली बात, इमेजिन करो आपने ट्रांसपोर्टेशन चूज किया, फॉर अ नियर बाय प्लेस यू वॉक, ओके, फॉर अनदर सिटी यू यूज ट्रेन, और फॉर अनदर कंट्री यू यूज फ्लाइट। ओके, सो सिमिलरली डिफरेंट प्लानिंग अप्रोचेस आर suitable for different situations. Okay, for different situations, therefore what we do, we analyze them before selecting one. Okay, so इसकी properties क्या हैं? Properties of planning approaches. So before comparing approaches we need criteria, we need criteria. So you can just understand कि evaluation parameters, जैसे कि you have some complete वाला part, ये सारे evaluation criteria हैं। तो these are the मतलब key properties you can understand for the planning approaches. सबसे पहले है completeness. completeness का हमेशा एक ही मतलब होता है कि भाई अगर solution exist करता है तो वो इस algorithm से मिलेगा ही मिलेगा, नहीं करता है तो उसकी बात अलग है, लेकिन exist करता है तो मिलेगा ही। So the planning approach is complete if it always finds a solution whenever a solution exists. Clear है? तो that is complete. Optimal आप समझ पा रहे हो, best solution. Sound, अब sound क्या है? The generated plan actually achieves the goal correctly. जैसे कि suppose AI ने बोला कि study AI एंड उसने क्या किया, स्टडी किया खुद से एंड इट पास्ड द एआई, मतलब इफ द प्लान ट्रूली वर्क्स इट इज साउंड, मतलब कि उसने पास कर लिया, इट इज द बेस्ट थिंग, करेक्ट थिंग। ओके, देन ट्रैक्टेबल, ट्रैक्टेबल मतलब एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स यूजिंग रीजनेबल टाइम एंड मेमोरी। इफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम टेक्स 1 minute इट इज ट्रैक्टेबल, इफ इट टेक्स 50 years देन इट इज नॉन ट्रैक्टेबल। ओके, सो दिस इज प्रैक्टिकली सॉल्वेबल वाला पार्ट। ओके, then you have scalable. Okay, scalable में क्या आ सकता है, the performance remains acceptable as problem size increases, मतलब suppose कोई वेबसाइट आपने बनाई, कोई सॉफ्टवेयर आपने हैंडल किया, ओके, 10 users, 100 users, 1000 users, so it must work, right? It must handle without major slowdown. So this is what your scalable wala part. So these are nothing but your key properties. Okay,
नाउ द कॉम्प्रिहेंसिव कंपैरिजन, तो ये पूरा कंपैरिजन है अभी तक जो हमने चीजें पढ़ी हैं उस सबका. यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, अदरवाइज यू कैन जस्ट रिवाइज इट लेटर. ओके, व्हेन टू यूज व्हिच, तो स्मॉल सिंपल प्रॉब्लम्स के लिए फॉरवर्ड बैकवर्ड स्टेट स्पेस सर्च, लार्ज और वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स के लिए ग्राफ प्लान और सेट प्लान, कॉम्प्लेक्स हायरार्चिकल रियल वर्ल्ड टास्क के लिए एचटीएन प्लानिंग, रियल टाइम रोबोटिक्स विद सेंसिंग के लिए ऑनलाइन प्लानिंग, टाइम सेंसिटिव शेड्यूलिंग विद रीजंस के लिए टेम्पोरल प्लानिंग. क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द लिमिट्स ऑफ एआई. ठीक है, अब एआई है, एआई के कुछ लिमिट्स है, राइट? तो उस लिमिट्स के बारे में बात करते हैं. सो आफ्टर स्टडिंग ऑल द concepts, now some students may feel AI can do everything, but that's not true. Okay, and that's exactly why this topic is important. So यहाँ पर the limits of AI is the areas where AI still struggles and cannot perform like humans. Okay, and ये question 2025, 2024, 2023, 2022 चारों भी साल पूछा गया क्वेश्चन है. एआई के लिमिटेशंस करके पूछा गया हो, लिमिट्स ऑफ एआई करके पूछा गया हो, लेकिन ये क्वेश्चन आप या सब टाइप्स में पूछा गया हो, लेकिन ये क्वेश्चन आपके हर क्वेश्चन पेपर के अंदर है. तो प्लीज अंडरस्टैंड आपको इसमें क्या लिखना है. सबसे पहले, डिस्पाइट रिमार्केबल प्रोग्रेस, एआई हैज रियल एंड इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस. अंडरस्टैंडिंग दिस इज क्रूशियल फॉर रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट एंड यूज. ओके, आई होप यू गॉट इट. नाउ सबसे पहली बात, एआई सिस्टम आर नॉट मैजिक, दे हैव क्लियर बाउंड्रीज इन व्हाट दे कैन डू, know, understand and decide on their own. Clear? So यहाँ पर can AI recognize faces? Yes. Can AI translate languages? Yes. Can AI generate content? Yes. But can AI truly understand the emotions like humans? No. Can it possess consciousness? No. Can it think independently without data? No. So therefore you have to understand कि काफी ज्यादा responsibilities of AI के limitations आपके पास हैं. Clear? AI है, powerful है, but not a perfect thing. Okay, let us understand the things here. See, computational limits you have. So some problem are so complex that even the fastest computers struggle to solve them. Okay, so what does computational limit means? यहाँ पर planning problems are often NP hard, so no efficient general purpose solution exists. ठीक है, तो जो computers हैं they may require too much time or they may require too much memory or too much processing power. Clear? अब जैसे कि यहाँ पर पहले point में NP hard problems को refer किया, so these are extremely difficult problems, not a single efficient solution exists for them. So suppose एक delivery company है, it wants the best route among the 100 cities, so possible combinations become enormous and AI may take a huge amount of time solving this. Clear? So यहाँ पर आप ऐसे बोल सकते हो कि many planning problems are NP hard and they cannot be solved efficiently. Clear? Then second point, you have the state space grows exponentially, यानी कि 50 boolean variables के लिए 2 raised to 50 possible states हो सकते हैं. Suppose 10 switches हैं, each switch can be on or off, तो possible states कितने हो गए? 2 raised to 10, यानी कि 1024. Now imagine 50 variables, तो possible states हो गए 2 raised to 50, that is huge number. So as the variables increase, possible states increase exponentially. Clear? Then even the fastest computers cannot solve every planning problem in a reasonable time. तो जैसे कि weather prediction है, तो planning for entire planet accurately is extremely difficult. So even the fastest computers cannot solve every planning problem within the time. Okay, I hope you understood. ये तीन चीजें आप लिखोगे computational limits में. देखो, I am giving time because limits of AI is the star question. Okay, now यहाँ पर आपने क्या बोला? सबसे पहले NP hard problems mention करना है, exponential state space mention करना है और limited processing capacity को mention करना है. ठीक है, then you have knowledge limits. So AI only knows what it has learned, है ना? Humans can use common sense, but AI mainly uses data. तो यहाँ पर सबसे पहला point है, AI only knows what it is trained or programmed with, no automatic common sense. Clear? Now see, suppose you have suppose कि आपके पास क्या है ना, you have suppose an AI is trained only on cats. Okay, now you show it tiger. Clear? So AI may get confused. Why? Because it only knows what it learned. So no data, मतलब कि कोई knowledge नहीं है AI के पास. Fine. Then second point is about the distribution shift, मतलब cannot handle situations drastically different from its training data. So real world situations can differ between the training situations, right? जैसे कि self driving car जो कि sunny weather में train करी गई है and suddenly उसको heavy snowfall में लेकर जाया जाए तो performance may decrease. Why? Because situation differs from the training data. तो ये होता है distribution shift, that is also a limit.
देन नॉलेज कट ऑफ, एआई हैज अ टाइम बाउंड्री फॉर द करंट इन्फॉर्मेशन, मतलब कि एआई में नॉट नो इवेंट्स बियॉन्ड द अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जैसे कि अ मॉडल ट्रेंड बिफोर अ फ्यूचर इवेंट कैन नॉट ऑटोमेटिकली नो इट, राइट. देन यू हैव कॉमन सेंस रीजनिंग, ठीक है, कॉमन सेंस रीजनिंग, दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज. सो फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन हमने पूछा, कैन एन एलिफेंट फिट इनसाइड अ टी कप, तो ह्यूमंस इमीडिएटली से नो. Why? Because it is a common sense and teaching such a reasoning to AI is extremely difficult. ओके, तो यहाँ पर आप याद रख सकते हो डेटा डिपेंडेंस, डिस्ट्रीब्यूशन शिफ्ट, कॉमन सेंस चैलेंज, नॉलेज कट ऑफ एंड ऑल. ओके, देन लर्निंग लिमिट्स, इट इज लर्निंग लिमिट्स आर प्रेजेंट, मतलब एआई लर्न्स फ्रॉम एग्जांपल्स बट लर्निंग इटसेल्फ हैज लिमिटेशंस, जैसे कि डेटा हंग्री. ओके, मतलब कि एआई ऑफन रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, जैसे कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम हो गए, इट नीड मिलियंस ऑफ इमेजेस, राइट. तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि यू हैव टू कलेक्ट सच डेटा एंड दैट इज एक्सपेंसिव. ओके, then you have what second thing, garbage in garbage out principle, मतलब this is famous exam phrase, basically जो bad data होता है, bad data produces bad results. So if incorrect medical records are used for training, तो उसमें predictions भी incorrect ही होंगे, मतलब हमेशा bad input का bad output ही होगा. क्लियर. देन कैटेस्ट्रोपिक फॉरगेटिंग, मतलब कि यू आर लर्निंग न्यू थिंग्स दैट कैन मे इंक्रीज और इरेज द ओल्ड नॉलेज. ओके, सपोज एआई लर्न्स टास्क ए, देन उसने टास्क बी लर्न किया, तो समटाइम्स इफ पार्शियल इट कैन पार्शियली फॉरगेट टास्क ए. ओके, सो न्यू लर्निंग से जो ओल्ड लर्निंग है वो भूलता चला जाता है एआई, दैट इज कैटेस्ट्रोपिक फॉरगेटिंग. देन इट कैन नॉट रिलायबली जनरलाइज फ्रॉम एवरी फ्यू एग्जाम्पल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन चाइल्ड है, उसने 2 डॉग्स को देखा, तो इट कैन रिकॉग्नाइज हंड्रेड्स ऑफ डॉग्स लेटर. बट एआई है, अगर एआई को हमने मतलब सिर्फ 2 या फिर 10 ही डॉग्स दिखा, इट विल नॉट रिमेंबर इट. सो इट रिक्वायर्स थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स एंड दिस इज अ लिमिटेशन. तो आप क्या याद रख सकते हो, डेटा हंग्री, देन गार्बेज इन गार्बेज आउट प्रिंसिपल, कैटास्ट्रोफिक फॉरगेटिंग, और क्या आपका सिंपल पुअर जनरलाइजेशन. ओके, देन यू हैव व्हाट, रिलायबिलिटी लिमिट्स, रिलायबिलिटी लिमिट्स, द लास्ट थिंग. सो यहाँ पर एआई क्या है, एआई कॉन्फिडेंटली प्रोवाइड कर सकता है इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन को. तो एआई ने अगर कुछ रॉन्ग फैक्ट्स को जनरेट किया, फेक रेफरेंस या इनकरेक्ट आंसर्स, सो वो हमें ऐसा लग सकता है कि भाई ये कॉन्फिडेंट है अपनी इस चीज में, उसने जो जनरेट किया है वो हमारे लिए हमेशा करेक्ट है, वो इतने कॉन्फिडेंस से बोलता है, ठीक है. सो ऐसा हो सकता है कि यू कैन गेट हेलुसिनेटेड. ओके, सो हेलुसिनेशन से आप कॉन्फिडेंशियली रॉन्ग चीजों पर बिलीव कर सकते हो. ओके, देन यू हैव एडवर्सेरियल अटैक्स, मतलब कि स्लाइटली मतलब टाइनी चेंजेस इन इनपुट कैन फूल एआई, जैसे कि स्लाइटली मॉडिफाइंग अ ट्रैफिक साइन इमेज, ह्यूमन कैन स्टिल रिकॉग्नाइज इट बट एआई मे क्लासिफाई इट इनकरेक्टली. व्हाई दिस इज डेंजरस, बिकॉज इट कैन अफेक्ट द सिक्योरिटी सिस्टम्स. ओके, देन यू हैव ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम, सो समटाइम्स इवन डेवलपर्स कैन नॉट फुल्ली एक्सप्लेन व्हाई एआई मेड अ डिसीजन. ओके, तो फॉर एग्जांपल एआई ने एक लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया, व्हाई, समटाइम्स एग्जैक्ट रीजन इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन. क्लियर. तो बस आपको इसमें इतना याद रखना है, हेलुसिनेशन, एडवर्सेरियल अटैक्स और ब्लैक बॉक्स अटैक्स. क्लियर, दैट इज इट. ठीक है, कंप्यूटेशनल, नॉलेज, लर्निंग, रिलायबिलिटी, सोशल है. सोशल के अंदर द थिंग इज दैट व्हाई एआई स्टिल लैक्स, बिकॉज एआई कैन डिटेक्ट इमोशंस बट इट डज नॉट ट्रूली फील इमोशंस, राइट. कॉन्शियसनेस की बात करें, एआई इज नॉट सेल्फ अवेयर. मॉरल जजमेंट की बात करें तो एआई कैन नॉट इंडिपेंडेंटली डिसाइड कॉम्प्लेक्स ethical issues like humans. So in difficult ethical situations human judgment is still required. तो emotion, consciousness, moral reasoning के लिए social limitations भी हैं. तो I hope you understood about the limitations of AI. Again computational यानी कि too many possibilities are there. knowledge के अंदर problem ये है कि limited understanding है. then learning की बात करें तो it needs huge data. reliability की बात करें तो it can make mistakes confidently. okay, social की बात करें तो no emotions, consciousness and moral reasoning. clear. I hope you got this thing. बस आपको जो मैंने चीजें याद रखने बोली हैं, ये वाला जो टेबल है आप इसको अच्छे से रेफर कर सकते हो. okay, then you have ethics of AI. okay, so AI ethics क्या है, right? So for example let's discuss something about it. Let me ask you a question. Suppose एक AI system है, it rejects, वही वाला example कि उसने loan application reject कर दिया और AI system ने employee select कर लिए for a company और AI system ने people monitor कर लिए through cameras. तो question ये है, should AI be allowed to do anything it wants? Obviously no. Just because AI can do something doesn't mean it should do it. So this is where the AI ethics come into the picture. okay, so basically यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन एथिक्स वाला क्वेश्चन 2025 और 2022 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है. क्लियर. नाउ
2022 में तो लिमिटेशंस के साथ पूछा गया था, बट यहाँ पर 2025 में एआई डिस्कस करना था एंड देन उसके एथिकल कंसर्न्स डिस्कस करने थे, तो यू हैव दिस पॉइंट इंपॉर्टेंट. ओके, तो इसके अंदर व्हाट इज एआई एथिक्स बेसिकली, सो इट इज द स्टडी ऑफ हाउ एआई सिस्टम्स शुड बी डिजाइन्ड, यूज्ड एंड गवर्न्ड टू benefit the society without causing harm to individuals or groups. Okay, तो जो एक एआई सिस्टम है हमेशा वो फेयर होना चाहिए, सेफ होना चाहिए एंड वो रिस्पेक्ट करना चाहिए टू द प्राइवेसी एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल इफ एआई मेक्स अ मिस्टेक. तो इस चीज का भी आंसर एआई को देना चाहिए. सपोज एक एआई हायरिंग सिस्टम है, उसने किसी कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर दिया बेस्ड ऑन जेंडर फॉर एग्जांपल, so technically is it working but ethically it is wrong, right? Therefore AI must follow ethical principles. Okay, so ethical matlab ki right use of AI. What is it? The right use of AI, right use of AI. Okay, so there are some things यहाँ पर देखो, यहाँ पर these are the core principles of AI ethics जो कि you can write. Okay, तो ethical AI के अंदर सबसे पहली चीज is the fairness, है ना. AI should treat everyone equally. कोई discrimination नहीं होना चाहिए. Suppose two students have identical marks, so AI should not select one student based on religion, race, gender. Okay, just to understand things fairly. Okay, so यहाँ पर this is the thing. तो यहाँ पर you have to avoid bias and discrimination. Clear? Then you have transparency. तो यहाँ पर people should understand how AI makes decisions. Suppose एक बैंक ने reject कर दिया loan, so you should know why was it rejected. तो transparency होनी चाहिए, no hidden decisions. Okay, then accountability. Accountability मतलब कि someone must be responsible if AI causes harm. Suppose self driving car ने accident कर लिया, तो question होना चाहिए who is responsible, the company, the developer or the owner. So accountability ensures the responsibility exists. Okay, okay, then you have privacy. Privacy तो आप समझ पा रहे हो, AI must protect the personal information. So for example आपके photos हैं, आपके medical records हैं, आपकी bank details हैं, this should not be misused, right? So privacy मतलब you are protecting the user data. Then safety है, right? Safety के अंदर AI should not endanger humans. Like medical AI should provide safe recommendations, है ना, जिससे कि harm ना हो सके. Okay, then you have beneficence. So beneficence मतलब AI should actively benefit the society, जैसे in healthcare, in education, in disaster management. So these applications improve human life. Okay, so to do good, beneficence is important. Autonomy is there, so humans should remain in control. AI should assist humans, not completely replace the decision making. जैसे GPS ने एक route suggest किया, but the driver still decides. Okay, so हमेशा आँख बंद करके we don't just rely on AI. Then non-maleficence मतलब कि AI should not intentionally cause harm. जैसे कि AI should not spread in misinformation or promote dangerous activities or harm people. तो इसका just इतना मतलब है do not harm. Okay, do not harm. Clear? So I hope you understood the core principles of AI ethics. आप इसको अच्छे से याद रख सकते हो. एक बस अब मैं इसमें क्या ही आपको कोई भी मतलब निमोनिक दूं, जैसे just understand यहाँ पर F, ठीक है, यहाँ पर S, क्लियर, यहाँ पर टैप है, ठीक है, और यहाँ पर बैन है. बस ऐसे याद रख सकते हो क्या? F और S लिख दो, ठीक है, F और S लिख दो, फिर टैप और बैन, बस ऐसे याद कर लो इसको. फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, देन अकाउंटेबिलिटी, प्राइवेसी, देन सेफ्टी, then beneficence, then आपके पास autonomy and non-maleficence. Clear? Again, fairness, transparency, accountability, privacy, safety, beneficence, autonomy and non-maleficence. Clear? ये जो मैंने आपको explain किया, यही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो you can just read it out. Then you have key ethical issues. Key ethical issues in AI. So these are some practical problems which are faced by society. Clear? जैसे कि bias and discrimination. तो AI learns unfair patterns from data. Suppose historical hiring data के अंदर they favored only males, for example. तो AI जो है वो train हुआ on that data and may continue rejecting the qualified female candidates. तो यहाँ पर AI ने repeatedly existing discrimination किया. तो bias in data will lead to bias in decisions. Okay. Then privacy and surveillance. तो AI systems जो है they collect and analyze huge amounts of personal data, जैसे कि facial recognition systems, it can track individuals continuously. तो यहाँ पर concern होना चाहिए कि people may lose privacy, right? So यहाँ पर example के अंदर आप बोल सकते हो जैसे social media platform हो गया, it is obviously collecting the user behavior. So जितना ज़्यादा data होगा उतना ज़्यादा privacy risk होगा. Clear? Explainability.
explainability मतलब many AI models act like black boxes, so even creators cannot always explain why AI made a decision, है ना, वही लोन वाला एग्जांपल. तो explainable AI जो है, it helps humans understand AI decisions, but this is lacking. Fine, so that is the main issue. Then job displacement, so this is one of the most discussed ethical concerns. So automation may replace certain jobs, AI आने से jobs चले जाएंगे, ये काफी ज्यादा लोगों के दिमाग में है, जैसे कि फैक्ट्री वर्कर्स, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, ड्राइवर्स, कस्टमर सपोर्ट एजेंट्स, ये सब रिप्लेस हो जाएंगे. सो एआई में रिमूव सम जॉब्स बट इट ऑल्सो क्रिएट्स न्यू जॉब्स, जैसे एआई इंजीनियर, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, एआई ट्रेनर. सो रीस्किलिंग एंड ह्यूमन एआई कोलैबोरेशन कैन रिड्यूस जॉब डिस्प्लेसमेंट. ओके, I hope you understood. Then some global AI regulations are there. So this you don't need to memorize every law. Just understand for the purpose. ये EU AI Act है, UNESCO Act है, GDPR Act है. So these all acts were there. तो basically ये for the safety of AI ही हमने ये बनाया हुआ है, ठीक है. Now let us move on to the future of AI, guys. Okay. So हमने planning देख ली, AI limitations देख लिए, AI के ethics देख लिए. Now the next part is future of AI. So every year AI is becoming more powerful. So just a few years ago AI could only perform simple tasks, okay, but आज वो images generate कर पा रहा है, code write कर पा रहा है, disease diagnose कर पा रहा है, vehicles drive कर पा रहा है. So naturally एक क्वेश्चन हो सकता है आपके दिमाग में, what will AI look in future? So let's find out. So this topic is again your 2024 PYQ, 2023 PYQ, both the papers, मतलब 4 बार क्वेश्चन आ चुका है ये. Okay, so what you have to write in this? So the future of AI refers to upcoming developments, applications and possibilities that transform industries and daily life. So think about mobile phones. 20 years ago सिर्फ कॉलिंग के लिए यूज करते थे, आज बैंकिंग, शॉपिंग, लर्निंग, एंटरटेनमेंट, तो सारी चीजों के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, है ना. तो फ्यूचर ऑफ एआई इज नथिंग बट मोर इंटेलिजेंट, मोर हेल्पफुल एंड मोर इंटीग्रेटेड. क्लियर. अब यहाँ पर हम नेक्स्ट फ्यूचर ट्रेंड्स की अगर हम बात करें नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में, तो जो जनरेटिव एआई है दैट कैन क्रिएट कंटेंट, जैसे कि टेक्स्ट हो गया आपका, इमेजेस, कोड, वीडियो, है ना. तो जैसे चैट जीपीटी, जेमिनाई, इमेज जनरेटर्स, कोड असिस्टेंट. सो व्हाई दीज आर इंपॉर्टेंट? सो इंस्टेड ऑफ ओनली आंसरिंग क्वेश्चंस एआई कैन जनरेट एंटायरली न्यू कंटेंट. तो जनरेटिव एआई के अंदर आपका ट्रेंड आ सकता है. एआई इन हेल्थ केयर में आ सकता है, क्योंकि हेल्थ केयर के अंदर डिजीज डायग्नोसिस, ड्रग डिस्कवरी, पर्सनलाइज मेडिसिन एट स्केल, ये सारी चीजों का जो है ना एप्लीकेशंस है एआई की. देन ऑटोनॉमस व्हीकल्स में, एजुकेशन में, ह्यूमन एआई कोलैबोरेशन में, एज एआई में, ये सारी चीजों के अंदर. एज एआई क्या है? एआई रनिंग डायरेक्टली ऑन डिवाइसेस, जैसे स्मार्टफोन्स में, आपके स्मार्ट वॉचेस में, आईओटी डिवाइसेस में. सो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग एवरीथिंग टू द क्लाइंट, इट इज प्रोसेसिंग जो है वो इट हैपेंस लोकली ओनली. दैट इज एज एआई. ह्यूमन एआई कोलैबोरेशन की बात करें तो एआई इज एक्सपेक्टेड टू असिस्ट ह्यूमंस रेदर देन रिप्लेस देम कंप्लीटली. जैसे डॉक्टर प्लस एआई, लॉयर प्लस एआई, इंजीनियर प्लस एआई, टीचर प्लस एआई. सो एआई बिकम्स अ को पायलट. ओके, को पायलट रेदर देन अ रिप्लेसमेंट. ठीक है. सो अगर ह्यूमन प्लस एआई है तो मतलब स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गर टीचर बन सकते हैं हम लोग. अगर टीचर ने एआई यूज किया तो शी कैन टीच मोर इजीली, है ना. तो दिस इज द ऑल ट्रेंड्स यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड. देन यू हैव लॉन्ग टर्म पॉसिबिलिटीज, जिसके अंदर एजीआई, एएसआई, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस आर देयर. एजीआई क्या है? आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस. सो एआई केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एनी इंटेलेक्चुअल टास्क दैट अ ह्यूमन कैन परफॉर्म. तो जैसे कि एक सिंगल एआई सिस्टम है दैट कैन टीच, दैट कैन ड्राइव, दैट कैन राइट कोड, दैट कैन कंडक्ट रिसर्च. सो अनलाइक करंट एआई इट वुड नॉट बी लिमिटेड टू वन टास्क. एजीआई मतलब कि ह्यूमन लेवल एआई. क्लियर. देन एएसआई है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस. सो एआई इज नाउ गोइंग टू surpass all the human intelligence in every domain. जैसे कि एक smarter AI than the best scientist, then doctor, engineer, researcher, ये सारी चीजें combine करके. तो ASI currently does not exist and this is beyond human intelligence. Okay, you have brain computer interfaces. ये सब हम future possibilities की बात कर रहे हैं. Okay, सो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस के अंदर डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द ह्यूमन ब्रेन एंड कंप्यूटर, दिस इज द फ्यूचर पार्ट. सो ए पर्सन कंट्रोलिंग डिवाइसेस यूजिंग थॉट्स, जैसे करंट रिसर्च में है प्रोजेक्ट्स लाइक न्यूरालिंक है एक, दे आर एक्सप्लोरिंग दिस एरिया. सो इजी याद रखो, ब्रेन के साथ कंप्यूटर का कनेक्शन, दैट इज योर ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस. क्लियर. नाउ AGI and ASI remain theoretical and controversial. All existing AI systems today are narrow AI. They excel in one specific task but cannot generalize like a human. ChatGPT cannot drive a car and a self-driving car cannot write poetry. Okay, तो एक काम के लिए एक AI हम लोग यूज करते हैं. That is why current systems are narrow AI. Fine. Now
we have key AI research directories. AI research directories. So let's see where researchers are focusing their efforts. So first you have robust AI. So AI that works reliably in unexpected situations, है ना, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार हो गई, दैट इज परफॉर्मिंग सेफली ड्यूरिंग अनयूजुअल वेदर कंडीशंस, तो ये हो गया रिलायबल. देन एक्सप्लेनेबल की मैंने आपको एक्सप्लेन किया, दैट इज द एआई डिसीजंस एंड दे आर अंडरस्टैंडेबल टू ह्यूमंस, है ना, जैसे कि यू आर एक्सप्लेनिंग कि वाई जो आपका जो लोन था वो रिजेक्ट हुआ, क्यों हुआ. Okay, then you have AI safety. So that is you are ensuring AI does not cause unintended harm. जैसे कि medical AI जो है वो safe recommendations दे रहा है. Green AI, तो this is reducing energy consumption of AI systems. जैसे कि लार्ज एआई मॉडल्स हो गए, दे कंज्यूम सिग्निफिकेंट कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज, राइट. तो ग्रीन एआई मतलब इको फ्रेंडली एआई समझ सकते हो. न्यूरो सिंबॉलिक एआई है, तो दिस साउंड्स डिफिकल्ट बट इट इज सिंपल, कंबाइनिंग न्यूरल नेटवर्क्स एंड लॉजिकल रीजनिंग टुगेदर. ओके, न्यूरो लॉजिक, न्यूरो लर्निंग रीजनिंग, ओके, साथ में. सो दिस इज व्हाट सम की एआई रिसर्च डायरेक्शंस. ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू एआई डेवलपमेंट टाइमलाइन. तो ये कुछ नहीं है, इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग ईयर्स जस्ट अंडरस्टैंड कि क्या इवैल्यूएशन हुआ. तो 1950s से 1970s के बीच में वाज द फाउंडेशन एरा, है ना. इसके अंदर लॉजिक बेस्ड एआई, सर्च एल्गोरिदम्स, अर्ली चेस प्रोग्राम्स वगैरह बिल्ड हुए थे. एलन ट्यूरिंग हमने पढ़ा हुआ है. 1980s से 1990s के बीच में एआई सिस्टम्स बिगेन स्टोरिंग एक्सपर्ट नॉलेज, जैसे मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम. फिर 2000s के अंदर डेटा एक्सप्लोजन एरा, मतलब इंटरनेट ग्रोथ बढ़ गई, जनरेटेड ह्यूज डेटा सेट्स वगैरह, एंड मशीन लर्निंग का एक्सपांशन हुआ. 2010s के अंदर यू कैन से डीप लर्निंग का इवोल्यूशन हुआ, जीपीयूज, बिग डेटा वगैरह, जिसमें फेमस एग्जांपल है आपके एलेक्सनेट और अल्फागो. ओके, 2020s की बात करें तो जनरेटिव एआई का एरा आया, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आए, चैट जीपीटी, जेमिनाई, मल्टी मॉडल एआई. क्लियर. 2030s के आगे वी कैन एक्सपेक्ट फ्यूचर एज द एजीआई रिसर्च, एआई ह्यूमन कोलैबोरेशन एंड एआई एवरीवेयर वाला पार्ट. ठीक है, सो दीज आर प्रेडिक्शंस नॉट गारंटीज. फाइन, आई होप यू गॉट इट. सो दीज आर ऑल द थिंग्स यू कैन जस्ट रिमेंबर. अगर आप चीजों को कॉम्प्लिकेट कर रहे हो तो जस्ट आपको फ्यूचर ट्रेंड्स याद रखने हैं. लॉन्ग टर्म पॉसिबिलिटीज में एजीआई, एएसआई, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस याद रखना है. रिसर्च एरियाज में आपके रोबस्ट एआई, आपका एक्सप्लेनेबल एआई, एआई सेफ्टी, ग्रीन एआई, न्यूरो सिंबॉलिक एआई आप याद रख सकते हो. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द एआई कंपोनेंट्स. ओके, एआई कंपोनेंट्स बहुत सिंपल सिंपल से टॉपिक्स बचे हैं गाइस. एआई कंपोनेंट्स है, एकदम सिंपल है. देन आई विल एक्सप्लेन यू एआई आर्किटेक्चर्स. ठीक है, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है. एंड दिस इज द पार्ट विच इज इंपॉर्टेंट, विच इज बीन आस्क्ड इन एग्जाम्स. हर एक पार्ट इस यूनिट का इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आई एम लेटिंग यू नो कि कौन से पीवाईक्यूज पूछे जा रहे हैं. ओके, नाउ सी यहाँ पर वी विल गोइंग टू बी अंडरस्टैंड अबाउट द एआई कंपोनेंट्स. ओके, सो बेसिकली ये वाला जो क्वेश्चन है ये हर पेपर के अंदर मोस्टली 6 पीवाईक्यूज, 8 में से 6 पीवाईक्यूज में कंपोनेंट्स का क्वेश्चन है गाइस. ठीक है, तो इट इज डैम इंपॉर्टेंट. 2025 के सारे पेपर्स, 2024 का एक पेपर, 2023 के 2 पेपर्स, 2022 के 2 पेपर्स. ओके, सो इन सब में कंपोनेंट्स जो है वो यूजफुल हैं. ओके, सो दीज आर ऑल द कंपोनेंट्स वाला क्वेश्चन एंड आई एक्सपेक्ट कि आप जस्ट फोकस करो. ठीक है. Okay, now let us understand what are AI components. ठीक है, what are AI components? So AI components are nothing but they are the fundamental building blocks that enable an AI system to perceive information, to store knowledge, reason, learn and take actions. Okay, तो सिंपल लैंग्वेज में ऐसा समझो कि एआई क्या है, एक स्टूडेंट है. स्टूडेंट को देखने आना चाहिए, अंडरस्टैंड करने आना चाहिए, सोचना आना चाहिए, लर्न करना आना चाहिए एंड एक्ट करना आना चाहिए. एग्जैक्टली द सेम एआई फॉलोज द सेम प्रोसेस. फर्स्ट यू हैव परसेप्शन, जिसमें इनपुट यू गिव, नॉलेज बेस, रीजनिंग इंजन, लर्निंग इंजन एंड एक्चुएशन. ठीक है, सो मैं आपको एक एक करके अच्छे से समझाती हूँ. यहाँ पर व्हाट यू हैव द एनवायरनमेंट एज वेल. ओके, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम. ओके, फॉर द कंप्लीट एआई सिस्टम आर्किटेक्चर. ओके, तो यहाँ पर यू हैव सबसे पहले परसेप्शन. तो परसेप्शन इज हाउ एआई गैदर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट. तो जैसे कि एआई जैसे कंप्यूटर विजन हो गया आपका, एनएलपी, सेंसर्स, स्पीच रिकॉग्निशन. जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार क्या यूज कर रहा है, कैमरा यूज कर रहा है, सेंसर्स, माइक्रोफोन्स टू ऑब्जर्व सराउंडिंग, राइट. तो वैसे ही यहाँ पर आपका परसेप्शन यानी इनपुट आपका लिया जाता है. देन यू हैव नॉलेज बेस. नॉलेज बेस के बारे में भी आप ऑलरेडी टॉक. दिस इज वेयर द एआई स्टोर्स इंफॉर्मेशन, एआई की मेमोरी. तो उसमें फैक्ट रूल्स हो सकते हैं, ऑन्टोलॉजीज हो सकती हैं, नॉलेज ग्राफ्स हो सकते हैं. ओके, रीजनिंग इंजन इज देयर. तो बेसिकली रीजनिंग क्या है आपकी, रीजनिंग मींस ड्राइंग कंक्लूजन्स एंड मेकिंग डिसीजंस. तो रीजनिंग क्या है, आपके एआई का ब्रेन है. ठीक है, ब्रेन है. तो बेसिकली आपके इसमें आप बोल सकते हो लॉजिक, इन्फरेंस, सर्च, प्लानिंग, डिसीजन ट्रीज. सो जैसे फॉर एग्जांपल नॉलेज ये है कि ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल एंड फॉर एग्जांपल ABC इज ह्यूमन.
तो आप बोल सकते हो, कंक्लूड कर सकते हो कि ABC इज मॉर्टल. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इन्फरेंस, है ना, इस चीज को हमने पढ़ा हुआ है. So those all reasoning engine is the part where it is done. Okay, then you have learning module. So what is learning? Ability of AI to improve from experience. तो learning क्या है? AI's improvement mechanism. तो इसमें आपकी supervised, unsupervised, reinforcement learning वगैरह सब आ जाती है. तो supervised क्या है भाई, रिवाइज कर लो. It learns from the labeled example. जैसे कि email है, spam not spam, उसको हम ये labeled data देते हैं. तो AI will learn using the already labeled data. देन यू हैव अनसुपरवाइज्ड, तो इट विल लर्न पैटर्न्स विदाउट लेबल्स. जैसे कि आपने ग्रुप कर दिया कस्टमर्स को बेस्ड ऑन द शॉपिंग बिहेवियर, है ना, तो वो आता है आपके अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर. देन यू हैव रीइंफोर्समेंट लर्निंग, सो इट विल लर्न यूजिंग रिवॉर्ड्स एंड पेनल्टीज. जैसे कि आपने गेम प्लेइंग एआई बनाया, तो अगर आप मूव कर रहे हो तो रिवॉर्ड मिलेगा, अगर करेक्ट मूव कर रहे हो तो, एंड रॉन्ग मूव कर रहे हो तो आपको पेनल्टी मिलेगी. तो ये हो जाता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर. ओके, देन यू हैव एक्चुएटर्स, दैट इज योर आउटपुट, ऑब्वियसली दैट इज द गोल. तो एक्चुएटर्स परफॉर्म एक्शंस बेस्ड ऑन एआई डिसीजंस. ठीक है, जैसे कि रोबोट के आर्म्स हो गए, स्पीच आउटपुट हो गया, कंट्रोल सिस्टम्स हो गए. तो अगर सेल्फ ड्राइविंग कार है तो आफ्टर रीजनिंग एआई ने डिसाइड किया लेफ्ट टर्न करो, तो एक्चुएटर एग्जीक्यूट्स द स्टीयरिंग मूवमेंट. सो दैट इज व्हाट योर एक्चुएटर्स आर. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग. तो कंप्लीट फ्लो क्या है आपका, एनवायरनमेंट से इनपुट आएगा एंड एनवायरनमेंट को ही आउटपुट जाएगा. ठीक है, तो एआई रिसीव्स इंफॉर्मेशन, इट स्टोर्स इट, इट रीजन्स इट, लर्न्स इट, एक्शन परफॉर्म होता है एंड वो एक्शन एनवायरनमेंट पे अफेक्ट करता है. क्लियर? आई होप दिस इज द continuous cycle and you understood it. Okay, अब एक एक चीज को you can just read this out. ठीक है, अब this is important question, so I'll just give you the idea, otherwise I would have skipped it, क्योंकि चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं. परसेप्शन में आपको बस बताना है, देखो यही सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको. ओके, परसेप्शन में क्या होगा, नॉलेज बेस के अंदर व्हाट आर द नॉलेज ग्राफ्स, इसमें आप स्टोर करते हो डेटा. ओके, रीजनिंग इंजन के अंदर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू लॉजिकल इन्फरेंस, सर्च एल्गोरिथम्स, प्लानिंग सिस्टम्स, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं. लर्निंग मॉड्यूल में सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, रीइंफोर्समेंट, एक्चुएटर्स के अंदर ये तीनों चीजें हैं ना, मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया. दिस इज जस्ट द कंपोनेंट समरी. ओके, तो कंपोनेंट्स को प्लीज प्लीज अच्छे से याद रखना, एंड इट इज वेरी वेरी सिंपल पार्ट, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर. ओके, नाउ जस्ट कम ऑन टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अगेन. ये 2025 के अंदर, 24 के अंदर, 23 के अंदर, 22 के अंदर आपका क्वेश्चन है. So please remember AI architectures are also very important. Okay, now what is an AI architecture? AI architecture refers to the overall design and organization of an AI system, how all its components are structured and connected to process information and produce actions. Okay, तो basically अभी हमने जो ऊपर ये सारे देखे ना, ये क्या है, components हैं. basic AI system के architecture में ये components हैं, लेकिन इन components को कैसे हम लोग use कर सकते हैं different AI agents, है ना, वो है important. आप ऐसे समझ सकते हो, एक design है, before constructing a building आप as an architect आप blueprint prepare करते हो. तो सिमिलरली बिफोर बिल्डिंग एन एआई सिस्टम वी डिफाइन इट्स आर्किटेक्चर्स. क्लियर? तो ये क्या है, स्ट्रक्चर है आपके एआई सिस्टम का. फाइन, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. ये कुछ नहीं, समरी डायग्राम है, मैं एक एक को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी. जस्ट रिमेंबर देयर आर 6 आर्किटेक्चर्स. ओके, सबसे पहले यू हैव सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, मॉडल बेस्ड एजेंट, गोल बेस्ड एजेंट, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, लर्निंग एजेंट एंड मल्टी एजेंट सिस्टम. क्लियर? तो प्लीज इन 6 को अच्छे से याद रख लेना, अच्छे से याद रखना है ना, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट के अंदर अगर हम फोकस करें, सो व्हेनेवर एआई आर्किटेक्चर इज आस्क्ड, सिंपल रिफ्लेक्स आर्किटेक्चर इज ऑलमोस्ट ऑलवेज एक्सपेक्टेड. तो व्हाट इज सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट गाइस? ये जो है ना, ये एक्ट करता है ओनली ऑन द करंट इनपुट. ठीक है, सिर्फ करंट इनपुट पे एक्ट करता है. इट डज नॉट रिमेंबर द पास्ट, इट डज नॉट थिंक अबाउट द फ्यूचर. ओके, तो जैसे कि करंट सिचुएशन में इफ टेम्परेचर इज लेस देन 20 डिग्री तो हीटर ऑन कर दो, या फिर टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 25 डिग्रीज तो हीटर ऑफ कर दो. तो ये याद रखना कि इट ओनली रिएक्ट्स टू करंट टेम्परेचर, नो मेमोरी, नो प्लानिंग. तो सिंपल रिफ्लेक्स आपका ऐसे काम करता है. अब वैसे ही नाउ हाउ टू एक्सप्लेन इट्स, सी थिंग यहाँ पर अब मैं आपको एक एक ही एक्सप्लेन करने से अच्छा है आई विल एक्सप्लेन यू द कंप्लीट थिंग. ओके, यहाँ पर देखो आई विल एक्सप्लेन यू द एग्जैक्ट एक एक चीज. ठीक है, तो बेसिकली तो यहाँ पर ही देख लो, इट एक्ट्स बेस्ड ऑन द करंट इनपुट ओनली, नो मेमोरी, नो प्लानिंग, नो फ्यूचर कंसिडरेशन. सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर बात होगी, है ना. थर्मोस्टेट कैसे काम करता है, अगर लेस है तो भाई ऑन कर दो, ग्रेटर है तो ऑफ कर दो. तो ये सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट हो गया, है ना. अब इसका डायग्राम देख लो, अगर आपको क्वेश्चन सिर्फ इस पे आता है तो आप कैसे दिखाओगे. स्टेप 1 आपके पास क्या है,
यहाँ पर सी बहुत ज्यादा सिंपल है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम ऑफ एआई आर्किटेक्चर, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट. सबसे पहले आपके पास यहाँ पर देखो क्या है, एनवायरनमेंट है. तो एनवायरनमेंट इज द आउटसाइड वर्ल्ड. ओके, जैसे कि रोड हो गया, यूजर हो गया, सेंसर डेटा. सो दिस इज वेयर द इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट्स. फिर इट विल परसेप्टेड बाय द सेंसर्स. तो एनवायरनमेंट विल सेंड इन्फॉर्मेशन टू द एजेंट एंड दीज इनकमिंग ऑब्जर्वेशंस आर कॉल्ड एज परसेप्ट्स. क्लियर. जैसे टेम्परेचर सेंसर रीडिंग हो गई, ये आप कैसे ले रहे हो, परसेप्ट. फिर आपके पास क्या है, सेंसर्स है ना. तो सेंसर्स क्या है, दे विल कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, जैसे कैमराज हो गए, माइक्रोफोन्स हो गए, टेम्परेचर सेंसर्स वगैरह है ना. सो सेंसर्स आपके वो प्रेडिक्ट करेंगे. एंड व्हाट द वर्ल्ड इज राइट नाउ, व्हाट द वर्ल्ड इज राइट नाउ, ये क्या है, एजेंट विल आइडेंटिफाई द करंट सिचुएशन. ठीक है, करंट सिचुएशन को आइडेंटिफाई करेगा. दैट इज द थिंग. जैसे टेम्परेचर अभी है 18 डिग्री सेल्सियस, तो करंट स्टेट कंसीडर कर ली गई. देन व्हाट एक्शन शुड आई डू. ओके, व्हाट एक्शन शुड आई डू. तो कंडीशन एक्शन रूल्स के हिसाब से, कंडीशन एक्शन रूल्स के हिसाब से, मतलब इफ कंडीशन ये है तो ये एक्शन लो. जैसे 20 डिग्री से कम है तो ऑन कर दो, एंड ज्यादा है तो ऑफ कर दो. सो इफ यहाँ पर आपकी जो कंडीशन है उसके हिसाब से जो एक्शन है वो डिसाइड किया जाता है. ठीक है, एक्शन डिसाइड किया जाता है. यहाँ पर डिसाइड हो गया कि भाई अगर 18 डिग्री है तो हीटर को ऑन कर दो, है ना, हीटर ऑन कर दो. तो एक्चुएटर्स क्या करेंगे, एक्चुएटर्स विल परफॉर्म द एक्शन. जैसे रोबोटिक आर्म्स हो गए, मोटर्स हो गए, स्पीकर हो गए, है ना, व्हील्स हो गए. एक्चुएटर्स काम करेंगे एंड जो एक्शन है वो आपका परफॉर्म हो जाएगा ऑन द एनवायरनमेंट. ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड. दिस इज द बेसिक डायग्राम. एंड ये जो पार्ट है ये एजेंट में आता है, एंड यहाँ पर ये एनवायरनमेंट है. देन यू हैव मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स आर्किटेक्चर. ओके, तो जो मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स आर्किटेक्चर है ना, अगेन यहाँ पर आप ऐसे बोल सकते हो कि वाई वॉज इट डेवलप्ड. सबसे पहली बात, अगर सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट था तो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट सिर्फ करंट सिचुएशन देख सकता है, इट कैन नॉट रिमेंबर द पास्ट. सो सपोज अ सेल्फ ड्राइविंग कार है, इट कैन सी अनदर व्हीकल. ओके, अगर 5 सेकंड के बाद जो व्हीकल है वो डिसअपियर हो जाती है बिहाइंड अ ट्रक, तो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट उसको भूल जाएगा. बट ह्यूमंस डोंट फॉरगेट इंस्टेंटली, सो वी रिमेंबर, देयरफॉर एआई आल्सो नीड्स मेमोरी. तो मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट के अंदर एक इंटरनल मॉडल ऑफ द वर्ल्ड जो है वो मेंटेन किया जाता है, एंड इट यूजेस व्हाट, मेमोरी टू मेक डिसीजंस. क्लियर. तो रिफ्लेक्स एजेंट प्लस मेमोरी का यूज होता है इन द मॉडल बेस्ड एजेंट. सो सेल्फ ड्राइविंग कार के अंदर इवन इफ अनदर व्हीकल इज टेम्पररीली हिडन, जो कार है इट रिमेंबर्स पोजीशन, डायरेक्शन, स्पीड. सो दिस कैन मेक कंट्रीब्यूट इनटू द सेफर डिसीजंस. अब ये डायग्राम को जो है ना जस्ट अंडरस्टैंड. यहाँ पर वही एनवायरनमेंट है आपका. ओके, एनवायरनमेंट विल सेंड द इंफॉर्मेशन परसेप्ट्स के फॉर्मेट में. यू हैव सेंसर्स हियर. ओके, सेंसर्स क्या करेंगे, परसेप्ट्स को कलेक्ट करेंगे. व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक नाउ. ओके, यहाँ पर द करंट सिचुएशन इज आइडेंटिफाइड. देन यहाँ पर यू हैव जो करंट सिचुएशन है वो आइडेंटिफाई हो जाएगी. उसके बाद जो इंटरनल मॉडल है, ठीक है, इंटरनल मॉडल कैसे काम करेगा, सी ऑब्जर्व दिस थ्री ब्लॉक्स. ओके, यहाँ पर यू हैव स्टेट विल स्टोर द करंट नॉलेज. ओके, how world evolves. So basically it will store knowledge of the environmental changes and what my actions do. Basically जो store effects हैं आपके action के, वो आपका action क्या कर सकता है, उस effects को यहाँ पर define करेगा. So these three together form the world model. Okay, so this memory is what, this is the memory which is making model based agents smarter than the reflex agents. Clear. Then you have those condition action rule, वही सारी चीजें, and actuators. तो यहाँ पर जो important चीज add हुई वो है दिस पार्ट. ओके, दिस इज मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स. देन यू हैव गोल बेस्ड आर्किटेक्चर. देखो सारे एग्जाम्पल्स डायग्राम्स आपको सिमिलर लगेंगे, लेकिन जस्ट रिमेंबर कहाँ पर डिफरेंस आपको दिखाना है. यहाँ पर देख लो ये सारी चीजें आपकी तीनों डायरेक्टली इवॉल्व हो रही हैं, बट गोल बेस्ड एजेंट के अंदर क्या होता है ना, गोल बेस्ड एजेंट के अंदर सपोज आई आस्क विच रूट शुड आई टेक. तो मॉडल बेस्ड एजेंट कैन अंडरस्टैंड द करंट सिचुएशन बट इट स्टिल डजंट नो व्हाट इज द डेस्टिनेशन, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव. फॉर दिस वी नीड गोल्स. ओके, तो जो गोल बेस्ड एजेंट है इट विल यूज गोल्स एंड प्लानिंग टेक्निक्स टू सिलेक्ट एक्शंस दैट अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स. ओके, तो जो गोल बेस्ड एजेंट है उसको पहले ये आंसर करना पड़ेगा वेयर डू आई वांट टू गो बिफोर एक्टिंग. ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड. अगर चेस प्लेइंग एआई है तो उसका गोल होना चाहिए कि उसको गेम जीतना है. तो हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस डायग्राम. बेसिकली एनवायरनमेंट है वही है, सेंसर्स है वही सारी चीजें हैं, व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक नाउ, व्हाट एक्शन शुड आई टेक, है ना. फिर गोल्स के हिसाब से व्हाट एक्शन शुड आई डू नाउ. ओके, तो बेसिकली इसमें क्या है, सेंसर्स विल कलेक्ट द सेम इंफॉर्मेशन. यू हैव करंट स्टेट.
यहाँ पे। देन यू हैव द वर्ल्ड मॉडल, है ना, वर्ल्ड मॉडल में आपका स्टेट है, हाउ वर्ल्ड विल इवॉल्व एंड व्हाट माय एक्शंस कैन डू, ओके। देन यू हैव सम फ्यूचर प्रेडिक्शंस एज वेल, ओके। फ्यूचर प्रेडिक्शंस के अंदर यू कैन सी, यहाँ पर यू कैन सी व्हाट विल हैपन, ओके, व्हाट विल हैपन एंड इफ एआई परफॉर्म एन एक्शन ए व्हाट विल हैपन। तो बेसिकली यहाँ पर ये सारी चीजें रिकम्पाइल हो रही हैं एंड चीजों को क्या किया जा रहा है, इफ आई मूव बाय क्वीन व्हाट विल हैपन आफ्टर 3 मूव्स। तो ऐसे ऐसे करके चीजों को कंसीडर किया जा रहा है and the best one is taken into consideration, fine। then you have goals, ठीक है। गोल्स के अंदर एजेंट विल चेक डज दिस एक्शन हेल्प अचीव माय गोल और नॉट, ओके, क्या मैंने मैच जीता या नहीं, चेस मैच जीता या नहीं, ओके। सो एक्शन दैट सपोर्ट्स द गोल आर सिलेक्टेड, ओके। देन द एक्शंस आर सिलेक्टेड एंड यहाँ पर एक्चुएटर्स विल वर्क अकॉर्डिंगली एंड यस दिस इज द कंप्लीट फ्लो, okay। current state, predict future, check goal, choose action and execute, okay। I hope you understood। सो गोल बेस्ड एजेंट आपने समझ लिया। यू हैव यूटिलिटी बेस्ड आर्किटेक्चर, तो यूटिलिटी बेस्ड आर्किटेक्चर में सी द सेम थिंग इज देयर, बट यूटिलिटी बेस्ड आर्किटेक्चर में क्या हो रहा है यहाँ पर, वाई अनदर आर्किटेक्चर, सपोज देयर आर 2 रूट्स टू कॉलेज, जैसे रूट ए है फास्ट एंड रूट बी है अनसेफ। रूट ए फास्ट है लेकिन वो अनसेफ है, रूट बी सेफ है लेकिन स्लाइटली स्लोअर है, तो विच शुड एआई मस्ट चूज, राइट। सो गोल बेस्ड एजेंट जो है वो देखते हैं बोथ द रूट्स रीच द डेस्टिनेशन, गोल इज अचीव, बट humans, as a human you will think which option is better, so this is where the utility based agents come in, okay। so जो utility based agent है it will select actions to maximize the utility, मतलब overall quality and usefulness of outcomes जो है वो important है यहाँ पर। तो goal based action जो है हमेशा वो, जो goal based architecture हमने देखा, it can only help in reaching the desired goal, लेकिन utility based actions they will choose the best option for you, okay। मेजरली गूगल मैप्स के अंदर हम लोग यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। सो यहाँ पर विल एक्सप्लेन यू द डायग्राम। यहाँ पर देखो वही एनवायरनमेंट है, यहाँ पर वही चीजें हो रही हैं, जस्ट यहाँ पर रिमेंबर दिस थिंग, हाउ हैप्पी आई विल बी इन सच अ स्टेट, हाउ हैप्पी आई विल बी इन सच अ स्टेट, दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर यूटिलिटी, ओके। क्या यहाँ पर दिस इज माई ऑप्टिमल थिंग, ओके। अगर ये सिलेक्ट मैं कर रही हूँ आफ्टर ऑल माई थिंग्स जैसे पहले हो रहा है, this is the step which is added, okay, and this is the part where utility based agents come into picture, clear, the best outcome and it handles multiple goals and it balances the trade-offs, clear। आई होप यू गॉट दिस थिंग। बाकी लर्निंग आर्किटेक्चर सो इसमें क्या होता है ना, बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो कि हमने अभी तक क्या देखा, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, मॉडल बेस्ड एजेंट, गोल बेस्ड एजेंट, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, सबके अंदर एक कॉमन लिमिटेशन है, दे डू नॉट इम्प्रूव ऑटोमेटिकली फ्रॉम एक्सपीरियंस, ओके। सपोज एन एआई मेक्स अ मिस्टेक टुडे, कैन इट लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक एंड परफॉर्म बेटर टुमारो, दैट्स एग्जैक्टली व्हाई लर्निंग एजेंट आर्किटेक्चर्स वर डेवलप्ड, ओके। सो आफ्टर दैट विल स्टडी द मल्टी एजेंट एंड दैट्स इट, whole unit will be covered। तो बेसिकली लर्निंग आर्किटेक्चर के अंदर यू कैन से व्हाई लर्निंग एजेंट, बिकॉज आपको क्या करना है, पास्ट डेटा से लर्न करना है, यू हैव टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, ओके। जैसे यूट्यूब रिकमेंडेशंस हो गए, इट विल लर्न व्हाट वीडियोस यू लाइक, ओके, व्हाट वीडियोस यू लाइक। नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशंस में इट विल इंप्रूव रिस्पॉन्सेज ओवर टाइम। सेल्फ ड्राइविंग कार्स में इट विल लर्न फ्रॉम द ड्राइविंग एक्सपीरियंस, क्लियर। सो यहाँ पर कंपोनेंट्स में है परफॉर्मेंस एलिमेंट, ओके, क्रिटिक एलिमेंट, लर्निंग एलिमेंट एंड प्रॉब्लम जनरेटर। तो परफॉर्मेंस एलिमेंट के अंदर द पार्ट दैट एक्चुअली मेक्स डिसीजन एंड परफॉर्म्स एक्शन, ओके, यानी दिस इज द वर्किंग पार्ट ऑफ एआई। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार में डिसाइड होगा टर्न लेफ्ट, अप्लाई ब्रेक, एक्सेलरेट, ओके। सो ये क्या है, वो काम करने वाला परफॉर्मेंस एलिमेंट है। देन यू हैव क्रिटिक इवैल्यूएट्स हाउ वेल द एजेंट इज परफॉर्मिंग, मतलब लाइक अ टीचर और एग्जामिनर। सपोज एआई प्रेडिक्ट्स की डिजीज हुआ है फ्लू, तो एक्चुअल डिजीज क्या है, सपोज कोविड है, सो क्रिटिक आइडेंटिफाइज एंड जस्ट रॉन्ग प्रेडिक्शन इट आइडेंटिफाइज, क्लियर, तो इट इज द चेकर, fine। Then learning element you have, this improves the system using feedback from the critic, so after learning prediction was wrong, AI जो है वो मॉडल अपडेट कर सकता है, ठीक है, जैसे कि the improver वाला पार्ट। then problem generator you have, so it suggests what, it will suggest the exploratory action to discover better strategies, okay। जैसे कि chess AI it is trying a new move, okay, so purpose है कि it will discover whether a better strategy exists or not, okay, so that is a problem generator, clear। then at last you have multi agent आर्किटेक्चर। देखो मल्टी एजेंट आर्किटेक्चर कैसे दिखता है, दिस, ओके। मल्टी एजेंट आर्किटेक्चर में क्या होगा,
एकदम सिंपल थिंग. सपोज वन रोबोट इज asked to search an entire city. It is very difficult. Now imagine 10 robots are working together. So that will be the faster part. Okay, that will be the faster part. तो इसके अंदर जैसे गूगल सर्च हो गया, डिलीवरी रोबोट्स हो गए, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग सिस्टम्स हो गए, ऑनलाइन गेम्स वगैरह हो गए. तो इसके अंदर यू यूज मल्टी एजेंट सिस्टम्स. क्लियर. तो यहाँ पर यूजर है, यहाँ पर आपके मेमोरी टूल है. हर एक एआई एजेंट मेमोरी और टूल का यूज करेगा. तो काफी सारे आप एआई एजेंट्स यहाँ पे बना के दिखा सकते हो. दैट इज नथिंग बट मल्टी एजेंट आर्किटेक्चर. क्लियर. ये सारा कंपैरिजन है. यू कैन गो थ्रू इट एंड यस वी आर now we have completed our complete unit. Okay, I hope you have got everything very clear. देखो अगर ज्यादा टाइम भी लगा होगा लेकिन जो चीजें हैं काफी सिंपल है यूनिट 6 की एंड काफी ज्यादा कॉमन सेंस वाली चीजें हैं. जस्ट यू हैव टू नो इज द कॉन्सेप्ट्स एंड उनके कीवर्ड्स. ठीक है, अगर आपको उतना याद है, आपने एक बार ये वीडियो देख ली, इट इज इनफ. है ना, ध्यान से देख लिया होगा, आपके सारे पीवाईक्यूज प्रिपेयर हो चुके हैं एंड आपको समझ में आ गया कौन सा टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, I hope you understood and that's what's all about this particular unit. I hope आपको समझ में आया होगा. हमने काफी सारी चीजें पढ़ी हैं and काफी सारी चीजों को इंटरेस्टिंग वे में एग्जांपल्स के थ्रू समझा. I hope you have experienced a good thing from this lecture and that's all. AI का भी आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो अपलोड हो चुका है and successfully I have completed your units, all the 6 basically 3 से if we talk about in end sem सारे के सारे 6 तक units complete हो चुके हैं. For all the notes and master solutions you can go to the hqofficial.in. अभी भी जाके आप सिर्फ और सिर्फ AI के नोट्स ले सकते हो and definitely you can just go and prepare your things over there. Okay, so I hope you are done with the studies right now and अगर unit 6 हो गया तो you can just relax and just revise all of the stuff. That's it from my side and yeah, this was the last video of your third semester, so I just want you all guys to comment whatever you feel on the learning thing. Okay, जितना भी आपने पढ़ा है, आपने कैसे पढ़ा है, what was your experience related to HQ official, definitely you can put on a sweet message and comment regarding that and I'll definitely respond. Okay, तो चलिए that's all for the day. Happy learning and अच्छे से exams लेना and definitely I will pray for all of my students who all are studying from my and they will definitely get the desired result from my end and yeah, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. या अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना. थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय.